जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट सीजन के एंड में हमको बताया गया था कि टोमान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और फाइनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होने वाला है। योकोहामा से एक टेंजुको नाम की गैंग शिबुया में आई थी टोक्यो मांजी गैंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। टाकेमिची और जो मीजो मिडल 5 का जो ग्रुप है टाकामिची का, साथ ही साथ चिफुयो, इनका सामना सबसे पहले हुआ था टेंजुको गैंग के साथ, जिसके बाद इनकी भाई वाट लगना शुरू हो गई थी। ये अकेले निपट नहीं पा रहे थे इस गैंग से क्योंकि ये काफी ज्यादा लोग थे। भले ये लोग यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं और इनसे कोप अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में आके काफी ज्यादा पिट जाते हैं। और यहाँ पे 4 टेंजुको किंग में से एक मौजूद होता है जिसका नाम होता है कांजी मोचिजुकी, जिसको हम मोची भी कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे किसकी आता है और उसने भी यहाँ पे टेंजुको की यूनिफॉर्म पहन रखी होती है, जिसे देख के यहाँ पे ये सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो ये था छोटा सा रिकैप सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के एंड का, ठीक है ना, जिससे कि आपको हल्की फुल्की स्टोरी याद आ जाए कि हुआ क्या था, ठीक है ना। तो चलिए फिर ये एपिसोड शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो गाइस मुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले कुछ नॉइज आ रही थी, बट अभी मैंने वो नॉइज को सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से मीजो मिडल 5 गैंग का सीन दिखाया जाता है, यानी कि टाकेमिची के गैंग का सीन दिखाया जाता है। ये सबके सब लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं इन लोगों से लड़ते लड़ते। टाकेमिची मन में यही कहता है कि मैंने इससे पहले तो कभी भी टेंजुको का नाम सुना ही नहीं था, ये गैंग पहले कभी भी पास्ट का हिस्सा नहीं था, तो ये अब अचानक से कहां से आ गए। जब वो यहाँ पे ये सब सोच ही रहा होता है तभी सामने से किसकी आ जाता है और वो यही कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, तो फिर चलो, कांटो इंसिडेंट की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे टाकेमिची को कुछ समझ आता है और कुछ लोगों को पहले से आइडिया था कि ये क्या बात है। ये सेम चीज हमें एपिसोड में आगे क्लियर की जाएगी। टाकेमिची यही कहता है कि मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है। किसी की कहता है कि पहले मैं 3rd डिवीजन का कैप्टन हुआ करता था, लेकिन अब मैं योकोहामा की टेंजुको का जनरल स्टाफ ऑफिसर बन चुका हूँ, टेटा किसेकी। तो टाकेमिची यही कहता है कि क्या मतलब, तुम टोमान से निकले और सीधे इनको जाके ज्वाइन कर लिया तुमने। तो किसेकी यही कहता है कि टाकेमिची, मैं अपना खुद का टोमान बनाऊंगा, तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एक दिन माइकी के पास कोई चारा नहीं होगा बजाय मेरे को अपनाने के। तो टाकेमिची कहता है कि बोल क्या रहा है और हीरो से इसका मतलब क्या था। तभी पीछे से हानमा आ जाता है और वो किसेकी को बाइक पे बैठा के अपने साथ लेके चला जाता है और किसेकी यही कहता है कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगा टाकेमिची। तभी यहाँ पे पीछे से भाई मोची आता है और उसने अपने हाथ में चिफुयो को पकड़ रखा होता है। वो कहता है कि बाकी 4 डिवीजन भी ऐसी बेकार है तुम लोगों की तरह। टोमान की ऐसी तैसी। वो यहाँ पे भाई उठा के फेंकता है चिफुयो को टाकेमिची की ओर और वो यही कहता है अपने साथियों से कि मुझे सुनने में आया शिंजुकू में 2nd डिवीजन के साथ लड़ाई हो रही है, तो मैं वहां पे जा रहा हूँ और तुम लोग इनका खेल खत्म कर दो। हमें टोमान को खत्म करना होगा इससे पहले कि वो कमीना काकुचो इधर आए। इसी वजह से सिर्फ टीम मोचिजुकी को ही सारा क्रेडिट मिलना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे ये चारों तरफ से घेर लेते हैं मीजो मिडल 5 को, यानी कि टाकेमिची के गैंग को। ये सबके सब काफी ज्यादा डर जाते हैं, सोचते भाई मैंने तो घर पे जाके मांगा पढ़ने का प्लान बनाते, क्या हो कह रहा है, और ये तो फेयर फाइट भी नहीं है भाई, तुम सारे यहाँ पे मिलकर घेर के खड़े हो गए हमें। यहाँ पे इनकी वाट लगने वाली होती है, इनको समझ नहीं आता है क्या करे। लेकिन तभी यहाँ पे ना हो या ब्रदर्स आ जाते हैं और इनको देख के भाई सबकी फट जाती है। लोग भागना शुरू करते हैं, कहते हैं भाई बाइक से उड़ाया जा रहा है हमको, भागो भागो, मरना नहीं है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी सच में वाट लग चुके होते हैं और भाई किसकी न लगे यार, तुम हाथों से लड़ाई कर लो, ये क्या बाइक वाइक की चढ़ा रहे हो, तो फटेगे तो है कि नहीं। यहाँ पे भले कुछ लोग आते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन इन दोनों में से एक इनको निपटा देता है। टाकेमिची मन में कहता है कि ये बंदा तो 4th डिवीजन का कैप्टन नाहोया कवाटा है, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि नाहोया हमेशा हंसता रहता है, ये चल कह रहा है। तो यहाँ पे नाहोया कहता है कि वो देखो, तो यहाँ पे टाकोया होता है, वो बेहोश पड़ा होता है। नाहोया यही कहता है कि मैंने उसको सड़क पे पड़ा हुआ देखा और मैंने उसे उठा लिया, उसको काफी चोट लगी हुई है, तो तुम उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, समझे। तो टाकेमिची कहता है हाँ समझ गया। तो नाहोया कहता है कि हाँ मुझे उसकी काफी चिंता हो रही है। तो मन में टाकेमिची कहता है यार दिखने में तो बंदा काफी गुस्सैल लग रहा है, लेकिन दिल का काफी अच्छा है। तो बेसिकली यहाँ पे अब ये डाउट आपका क्लियर होगा, असलियत में ये दोनों ट्विन ब्रदर्स होते हैं, 2 नाहोयास होते हैं, ठीक है ना। भले टाकेमिची की गैंग को ये बात पता होती है, वो ये सब जानते होते हैं टोमान के बारे में, लेकिन टाकेमिची को नहीं पता होता। आकुन ये कहता है कि इन दोनों का बालों का कलर भी अलग है, तुम्हें पता कैसे नहीं चला। हमें बताया जाता है कि ये जो स्माइलिंग वाला बंदा है इसका दिल काफी ज्यादा खतरनाक है, एक डेविल का दिल है, जो कि बड़ा भाई है, इसको हम स्माइली कह सकते हैं। और ये जो गुस्से से दिखने वाला बंदा है इसका दिल काफी ज्यादा साफ है और काफी अच्छा है, छोटा भाई है ये, इसका नाम है एंग्री। तो यार चलो ठीक है, शक्ल से देख के अपने को समझ आ जाएगा स्माइली और एंग्री ये दोनों भाई हैं, ठीक है। और बेसिकली ये ही कैप्टन और वाइस कैप्टन है 4th डिवीजन के। टाकेमिची कहता है कि क्या 4th डिवीजन के वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों ट्विंस हैं। तो आकुन कहता है यार तुम हमसे पहले से हो टोमान में और तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता। तभी यहाँ पे चिफुयो को भी होश आ जाता है और ये दोनों भाई इधर टाकेमिची और चिफुयो को अपने साथ लेके जाते हैं और जाते जाते टाकेमिची कहता है कि टाकोया का ख्याल रखना, ठीक है। तो अब ये बेसिकली यहाँ पे बदला लेने के लिए जा रहे होते हैं। मोचिजुकी काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके जाने के बाद ये लोग
आसानी से बाकी सारे बंदों को हरा सकते हैं। स्माइली बताता है कि मोची सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और ये लोग पहले उससे हार चुके हैं एक बार। वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। टोमान को ज्वाइन करने से पहले इन दोनों की अपनी खुद की एक गैंग थी जिसका नाम था ट्विन डेविल्स गैंग, और इनका सामना अक्सर जुगेम गैंग के साथ हुआ करता था जो कि कावासाकी से थी। अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी और ये दोनों ही गैंग एक दूसरे को हरा नहीं पाते थे। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और स्माइली इधर कांजी मोचिजुकी को चैलेंज करता है लड़ाई के लिए, जो कि उस समय जुगेम का लीडर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे स्माइली को उसने काफी बुरी तरीके से मारा था, जिसके बाद एंग्री ने भी उसको चैलेंज किया था फाइट के लिए और एंग्री भी हार गया था। तो बेसिकली ये दोनों पहले ही काफी बार हार चुके हैं। तो चिफुयो कहता है कि तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो फिर ये सब बताते हुए, यार तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? तो एंग्री कहता है कि हम ऐसी लड़ाई नहीं लड़ते हैं जिसमें हम आसानी से जीत जाए। तो स्माइली कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह टाकीमिची। तो आप तो जानते हैं भाई टाकीमिची भी बिना सोचे समझे बस लड़ाई में कूद जाता है, उसको चाहे पता हो या ना हो कि वो जीतेगा या नहीं, ठीक है ना। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो इनको टेंजुको के कुछ बंदे दिखते हैं, 2 बंदे दिखते हैं। तो ये लोग साइड में बाइक लगाते हैं और स्माइली और एंग्री दोनों कहते हैं कि हम इनसे पता करके आते हैं कि हाइड आउट कहाँ पे है। ये दोनों जाते हैं भाई बात करने के लिए, लेकिन जाते साथ इनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इधर टाकीमिची चिफुयो को बताता है कि हे चिफुयो मैंने किसेकी को देखा और मुझे पूरा यकीन है कि इस अटैक के पीछे किसेकी का हाथ है। चिफुयो ये सुन के शॉक हो जाता है और वो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो टाकीमिची बताता है कि मैं इतने समय से एक बात सोच रहा हूँ और मुझे समझ आ चुका है, शायद मैंने ड्रैगन को बचाया तब भी मैं फेल हो गया, किसेकी और ब्लैक ड्रैगन को टोमान से निकाल दिया तब भी मैं फेल हो गया, फिर चाहे मैं कुछ भी कर लूं चीजें कभी भी ठीक हुई नहीं, फ्यूचर एकदम पहले जैसा रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हो अगर मेरे अलावा भी कोई एक ऐसा इंसान हो जो कि बार बार उस फ्यूचर को चेंज कर देता हो, क्या हो अगर किसी भी टाइम ट्रेवल कर सकता हो। तो ये सुन के पहले चिफुयो को इस बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन टाकीमिची ये कहता है कि अगर मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ तो ऐसा हो सकता है ना कि और कोई भी कर सकता हो। तो ये सब सोचने समझने के बाद चिफुयो को भी इस बात पे भरोसा हो जाता है। टाकीमिची को पहले ऐसा लगता था कि माइकी के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन आ गया था इन सब चीजों का, जिस वजह से वो काफी ज्यादा बुरा बन चुका था, इसी वजह से उसको किसेकी की जरूरत थी, ऐसा टाकीमिची पहले माना करता था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा किसेकी ने टाकीमिची को बताया कि वो अपना खुद का टोमान बनाना चाहता है, तो बस वो अपने हिसाब से चीजें कर रहा है। इसी वजह से आज तक भाई किसेकी किसी ना किसी तरह टाकीमिची को फंसा दिया करता था और हमेशा से ही वो जीतता है। ऐसा लगता है कि टाकीमिची हर बार फेल हुआ है, लेकिन चिफुयो उसको याद दिलाता है कि तुम्हें पता है ना कि फ्यूचर में अब किसेकी मर चुका है, तो वो भी अब वापस नहीं जा सकता बेसिकली। तो अब वो और भी ज्यादा डेस्परेट होगा कि इस बार उसका मिशन सक्सेसफुल हो। यहाँ पे वो थोड़ा चेयर अप करने की कोशिश करता है टाकीमिची को। वो कहता है तुमने मुंह क्यों लटका रखा है, अब ये यहाँ पे डेटा किसेकी नहीं है, अभी हमें इस टेंजुको इंसिडेंट पे ध्यान देना चाहिए और पता करना होगा कि चल क्या रहा है। जिसके बाद स्माइली और एंग्री आ चुके होते हैं, इन्होंने टेंजुको के हाइडआउट का पता लगा लिया होता है। दूसरी ओर मित्सुया अकेले मोची से लड़ रहा होता है। वो पहचान जाता है इसको कि ये पहले जुगेम गैंग में हुआ करता था। तभी साइड से हाइटानी ब्रदर्स भी आ जाते हैं भाई और पीछे से आके मित्सुया के ऊपर अटैक कर देते हैं। भले आपस में इनकी थोड़ी बहसबाजी होती है, मोची कहता है तुमने मेरा किल क्यों छीना, तो हाइटानी ब्रदर्स ये कहते हैं कि यहाँ पे रोना बंद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसको मारा, और जिस तरीके की तुम्हारी सोच है इस तरीके से हम टोमान को कभी नहीं हरा पाएंगे। जब उनका ध्यान नहीं है तभी उनके ऊपर अटैक करना होगा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मित्सुया समझ जाता है कि ये सीरियस इंसिडेंट है एकदम, कि ये लोग खुद तो इतने ताकतवर है, साथ ही साथ इन्होंने हाइटानी ब्रदर्स को भी अपने साथ जोड़ लिया है। दूसरी ओर एक और लीडर होता है टेंजुको का, जिसका नाम होता है शियोन मादारामे, और ये 9 जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था। तो भाई इन्होंने काफी अच्छी खासी खतरनाक गैंग बना रखे है। इधर पेज आ रहा होता है, उसको भी चारों तरफ से ये टेंजुको के बंदे घेर लेते हैं। और दूसरी ओर हमें यहाँ पे स्माइली, नहायो ब्रदर्स, चिफुयो और टाकीमिची का सीन दिखाया जाता है, जिनको हाइड आउट मिल चुका होता है। और यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं टेंजुको के, तकरीबन 100 लोग तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे टेंजुको का बिग 4 ब्रॉलर काकुचो भी खड़ा होता है, ठीक है ना, उसको ब्रॉलर भी कह सकते हो तुम लोग। लेकिन जब ये बंदा टाकीमिची को देखता है तो ये थोड़ा शॉक हो जाता है और ये इन सबको कहता है कि यहाँ से बाहर निकलो, मैं इन सबको संभाल लूंगा। जिसके बाद ये सारे के सारे बंदे बाहर चले जाते हैं और काकुचो यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक फेयर फाइट करना चाहता था। जिसके बाद यहाँ पे स्माइली आगे बढ़ता है इसकी वाट लगाने के लिए, लेकिन काकुचो यही कहता है कि नहीं मुझे माफ करना, लेकिन पहला बंदा जिसकी मैं वाट लगाना चाहता हूँ वो है टोक्यो मांजी गैंग का फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन टाकेमिची हानागाकी। मैंने ऐसा सुना है कि जो फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है वो तुम सब में से काफी ज्यादा ताकतवर है, क्यों है ना। तो चिफू कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, ये बंदा हाथों से नहीं अपने दिल से लड़ता है, ये समझने की कोशिश करो। लेकिन इतने में टाकेमिची आगे बढ़ जाता है, ठीक है, लड़ने के लिए। उसे पता होता है कि यार वो पीछे नहीं हट सकता और उसको ये सारी चीजें खत्म करनी होगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये टेंजुको का बिग 4 है या नहीं, लेकिन वो हारेगा तो नहीं, ये तो हम भी जानते हैं पिछले 2 सीजन से, है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें माइकी का सीन दिखाया जाता है
जो कि टाइयाकी सॉन्ग गा रहा होता है और उसके साथ एक बंदा बैठा होता है, एक नया करेक्टर, ठीक है ना। वो यहाँ से उठता है और जाने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी बाइक काफी ज्यादा अच्छी है। माइकी कहता है कि शुक्रिया। ये बंदा अब जाके अपना इंट्रोडक्शन देता है कि इसका नाम है इजाना कुरोकावा। तो बेसिकली इजाना कुरोकावा ही है लीडर टेंजुको गैंग का। वो यहाँ से चले जाता है और दूसरी ओर यहाँ पे हमें फिर से टाकेमिची का सीन दिखाया जाता है। उसे इस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि इसने इसको कहीं ना कहीं देखा है, भले ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है ना। टाकेमिची यहाँ पे फुल स्पीड में आगे बढ़ता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, भाई एक मुक्का देके मारता है और भाई ये बंदा उड़ता हुआ जाता है दूर। भाई काकुचो की तो वाट लग चुकी होती है, जिसे देख के ये सबके सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। भाई चिफुयो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि यार तुमने तो यार कमाल कर दिया यार, एक ही मुक्के में उड़ा दिया उसको। लेकिन इसी से उसको एक फ्लैशबैक याद आता है कि बचपन में भी ऐसा सीन हुआ था और काकुचो और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त टाइप हुआ करता था, मतलब बचपन में जानता था टाकेमिची उसको, ठीक है ना। जिसके बाद छूटते साथ वो काकुचो के पास जाता है और कहते हैं हे काकुचैन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, कैसे हो तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, हमेशा लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हो, क्यों, है ना। तो काकुचो कहता है और हाँ तुम हमेशा की तरह कमजोर हो। टाकेमिची कहता है ये तुम्हारे सर पे निशान कैसा है? तो काकुचो कहता है कि चीजें काफी बदल गई है टाकेमिची, तुम मेरे लिए हीरो हुआ करते थे, लेकिन मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये टेटा किस तरीके का बंदा है और उसको टोमान से बाहर क्यों निकाला गया? तो यहाँ पे टाकेमिची तो काकुचो को सब कुछ बता देता है, लेकिन जब टाकेमिची काकुचो से मदद मांगता है कि वो किसी से मिलना चाहता है, वो उससे कुछ पता करना चाहता है, तो काकुचो ये कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरा हीरो टेंजुको का लीडर इजाना कुरोकावा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब तुम और मैं दुश्मन बन चुके हैं। किससे कि टेंजुको का जनरल स्टाफ ऑफिसर है, तो वो काफी ज्यादा नजदीक है इजाना के, तो अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें अटैक करना होगा। और हाँ टाकेमिची, धोखेबाज से सावधान रहना। टोक्यो मांजी गैंग के मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और टाकेमिची यहाँ पे इसी बात को सोच के कंफ्यूज होता है कि यार ये चल क्या रहा है, कहीं किसकी इन सब के पीछे फिर से कुछ ना कुछ चाल तो नहीं चल रहा। तभी यहाँ पे ड्रैगन और माइकी आते हैं और ड्रैगन यहाँ पे अनाउंसमेंट करता है, वो बताते हैं एक इमरजेंसी मीटिंग है, टोक्यो मांजी गैंग के ऊपर अटैक हुआ था रिसेंटली और इसके पीछे योकोहामा की टेंजुको गैंग का हाथ है। तो यहाँ पे काफी लोगों ने टेंजुको गैंग के बारे में नहीं सुना होता, तो ड्रैगन ये बताते हैं कि ये एक नई गैंग है और हमें इस गैंग का टाइप नहीं पता कि ये किस तरीके की गैंग है। जिसके बाद ड्रैगन ये बताता है कि फर्स्ट डिवीजन पहला ऐसा डिवीजन था जिसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले अटैक किया। तो जब टाकेमिची और चिफुयो आगे आता है तो चिफुयो बताता है कि हमारे ऊपर टीम मोचिजुकी ने अटैक किया था। तो जब ड्रैगन पूछता है कि ये कौन है तो साइड में से स्माइली बताता है कि वो कांजी मोचिजुकी की टीम है जो कि पहले जुगेम का एक्स लीडर हुआ करता था और वही शायद टेंजुको का मेन फोर्स है, मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है जिसका नाम मोची भी है, ठीक है ना। और ये सब S62 जनरेशन से बिलोंग करते हैं। लेकिन साइड में से मित्सुया बताता है कि उनकी मेन फोर्स मोची नहीं है क्योंकि इन लोगों के साथ हाई टाइनी ब्रदर्स भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बार बार हमारे सामने S62 जनरेशन का नाम आता है, ज्यादातर लोग उसी जनरेशन के हैं इस गैंग के अंदर। और ड्रैगन बताता है कि शायद मादानामे उस तक पहुंच चुका है। तो माइकी इसको देख के शॉक हो जाता है और वो कहता है ये तो वही है जो कि ब्लैक ड्रैगन के 9th जनरेशन का गोस्ट है जिनको हमने हराया था। तो अब इनको ये सब सुन के ये पता चल जाता है कि भाई टोमान का खौफ धीरे धीरे फैल रहा है, जिस वजह से ये सारे लोग भाई टीम अप कर रहे हैं। वो लोग जो कि कभी एक दूसरे के साथ काम भी ना करे वो भी आज के समय पे एक हो चुके हैं टोमान से लड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जिसके बाद भाई माइकी पीछे नहीं हटता, आपको तो पता ही है, आप जानते हो माइकी को, और वो यही कहता है कि हम अब योकोहामा के ऊपर अटैक करेंगे। ये सब देख के टाकेमिची को याद आ जाता है कि भाई किसी की अपनी खुद की एक गैंग बनाना चाहता था और ये सब कुछ जो हो रहा है उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है। वो जब ये बात चिफुयो को बताता है तो चिफुयो कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें फ्यूचर में जाना चाहिए, मुझे पता है तुमने कसम खाई थी कि तुम वापस नहीं जाओगे, लेकिन जब तुम्हें जरूरत है तब तो तुम्हें जाना चाहिए, क्यों, है ना। तो टाकेमिची यहाँ से भागना शुरू कर देता है और भाग के वो हीना के घर चला जाता है। वो जब यहाँ पे गेट के पास होता है तभी साइड में से हीना आ जाती है और आपको पता है यार हीना कितनी कॉन्शियस है टाकेमिची को लेके। वो उसको देख के समझ जाती है कि वो लड़के आया है और उसको देख के उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसने क्या क्या वादा किया था, क्या क्या कसमें खाई थी कि वो उसको ऐसे जाने नहीं देगा, ठीक है ना। टाकेमिची यहाँ पे फिर से फ्यूचर में आ जाता है और वो नाओटो को यहाँ पे आके सारी की सारी बातें बता देता है कि भाई पास्ट में क्या क्या हुआ था और ये भी कि किसी की शायद टाइम ट्रैवल कर सकता है। नाओटो यही कहता है कि भाई इसके बाद तो हमारे पास एक ही चारा है कि हमें फिर किसी को मारना होगा, क्योंकि भाई अगर वो बार बार तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन बाद में वो ये भी कहते हैं कि नहीं मैं तो यार मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते हम, उसके लिए तुम हो वो इंसान जो कि बार बार चीजें चेंज कर रहा है। लेकिन अब जैसे कि आप जानते हैं अभी किसी की मर चुका है और साथ ही साथ टेंजुको का नाम कोई जानता भी नहीं, किसी पुलिस रिकॉर्ड में टेंजुको का नाम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भाई किसी की अपने मिशन में फेल हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन भाई टाकेमिची नोटिस करता है कि इस बोर्ड के ऊपर इजाना कुरोकावा का भी नाम लिखा होता है। तो नाओटो बताता है कि ये टोमान के टॉप ब्रास के अंदर है और ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था ये बंदा। तो यार इसे सुन के तो हम सभी शॉक हो जाते हैं और टाकेमिची बताता है नाओटो को कि ये तो टेंजुको का लीडर है और ऐसा तो मैंने पास में बिल्कुल नहीं देखा था, ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो नाओटो
नाओटो यही कहता है कि चलो चिंता मत करो, मैं पुलिस के थ्रू इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ, ठीक है ना। और टाकेमिची भी निकल जाता है अपने खुद से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। जब यहाँ पे वो ब्लैक ड्रैगन के बारे में सोच रहा होता है तो उसको इनुपी और कोको याद आता है कि यार वो भी तो ब्लैक ड्रैगन में हुआ करते थे, अब वो लोग क्या कर रहे हैं। भले उन लोगों को भाई फर्स्ट डिवीजन के अंडर रखा गया था, लेकिन नाओटो की लिस्ट में वो अभी तक मरे नहीं थे, तो हो सकता है कि वो उनसे कुछ पता लगा सके। तो वो देखता है कि यहाँ पे वही चर्च होता है जहाँ पे क्रिसमस आर्क हुई थी, यानी कि इन सब लोगों का सामना ब्लैक ड्रैगन से हुआ था, ठीक है ना। साथ ही साथ इन्होंने टाइजू को भी हराया था इधर। तो इधर आके बैठ जाता है चर्च के अंदर टाकेमिची, और वो याद करता है कि यार उसने सब कुछ ठीक किया, उसने यूजुहा को रोका टाइजू को मारने से, ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया, साथ ही साथ किसकी को भी टोमान से बाहर निकलवा दिया, लेकिन उसके बाद भी चीजें बिगड़ती ही गई। तो यहाँ काफी ज्यादा परेशान होकर चिल्लाने लग जाता है। तभी साइड से उसको आवाज आती है और वो यही कहता है, बंदा जो भी बैठा होता है यहाँ पे, कि शांत हो जाओ, चिंता मत करो, बस ये दुआ करो कि वो शांत रहे, क्योंकि अब वो मर चुका है, तो मैं उसके बाद से हर रोज इधर आता हूँ। तो बेसिकली हमें यहाँ पे बताया जाता है कि टाइजू का छोटा भाई हकाई यहाँ पे मर चुका होता है यार, उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो टाइजू को देख के तो भाई डर जाता है यार टाकेमिची, भाई हम खुद डर जाते हैं, राक्षस है यार वो, भाई मारपीट शुरू कर देता है और इतना खतरनाक भी है। लास्ट टाइम तो किसी तरह बच गए थे भाई, अब कैसे बचेंगे। एनीवे ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइजू यहाँ पे काफी ज्यादा सुधर चुका होता है। आपको पता है पहले जब वो चला गया था घर को छोड़ के, तो उसने ये चीज बताई थी भाई जाते जाते यूजुआ को, है कि नहीं, कि मैं बस तुम लोगों का भला चाहता था, भले ही वो इतना भला था नहीं। लेकिन इन दी एंड यहाँ पे टाकेमिची नाओटो को भी मिलवाता है टाइजू से, जिसके बाद ये लोग एक जगह जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में, जो कि टाइजू का खुद का होता है, वो ही ओनर होता है इस जगह का। तो वो कहता है जो ऑर्डर करना है वो करो, और ठीक है तुम जानना चाहते हो ना इजाना कुरोकावा और ब्लैक ड्रैगन के बारे में। तो टाकेमिची कहता है इजाना कुरोकावा तो टेंजुको गैंग का लीडर हुआ करता था, क्यों, है ना, तो क्या तुम टेंजुको को जानते हो। तो टाइजू कहता है हाँ एक गैंग हुआ करती थी योकोहामा में। यहाँ पे नाओटो ने भी पता लगवाया होता है कि पास में एक गैंग हुआ करती थी योकोहामा में, जिसका नाम टेंजुको हुआ करता था। जब टाकेमिची यहाँ पे इजाना के बारे में पूछता है और ये पूछता है कि वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर कब बना और फिर टोमान में कैसे गया, तो टाइजू बताता है कि तुम्हारा ऑर्डर गलत है, तुम ठीक से जानते नहीं शायद स्टोरी। तुम्हें पता है ब्लैक ड्रैगन की शुरुआत किसने की थी। सबसे पहले ब्लैक ड्रैगन की शुरुआत शिनिचिरो सानो ने की थी, जो कि फर्स्ट जनरेशन थी। तो भाई अब आप जानते हैं शिनिचिरो कौन है, वो माइकी का ही बड़ा भाई है, उसने ब्लैक ड्रैगन की शुरुआत की थी। आप जानते हैं वो स्टोरी जो कि माइकी ने टाकेमिची को बताई थी कि वो एक काफी अच्छा लीडर था और सब लोग उसको फॉलो करते थे, भले उसको लड़ना अच्छे से नहीं आता था, है कि नहीं। शुरुआत में ब्लैक ड्रैगन काफी अच्छा होता था, 3-4 जनरेशन उसकी काफी अच्छी गई और एकदम लेजेंडरी हुआ करता था ब्लैक ड्रैगन। लेकिन जो 8th जनरेशन लीडर था इजाना कुरोकावा, जब उसने कमांड ली तो टाकेमिची पूछता है क्या इसका मतलब टाइजू वो तुमसे पहले भी लीडर बन चुका था। इसका मतलब ये है कि जो 8th जनरेशन आई थी ब्लैक ड्रैगन की, वो टोमान से बहुत पहले आई थी, और साथ ही साथ इजाना इन लोगों से यानी कि टाइजू से 2 साल बड़ा भी है, यानी कि S62 जनरेशन का है वो। जब इजाना ने ब्लैक ड्रैगन को छोड़ा और उसके 3 साल बाद योकोहामा की टेंजुको बनाई और फिर टोमान से लड़ा वो, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है कांटो इंसिडेंट। और किसी को पहले से बताता है इसका नाम है कांटो इंसिडेंट। इसका मतलब ये भी कंफर्मेशन है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो टाकेमिची पूछता है कि कौन जीता, तो भाई नाओटो से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि भाई इन दी एंड वो अभी फ्यूचर में है तो उसको तो पता होना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन टाइजू उसका क्वेश्चन का आंसर देता है, वो यही कहता है कि कोई नहीं जीता, इनका ड्रॉ हो चुका था। मांजिरो सानो, टेटा किसकी और इजाना कुरोकावा, टोमान और टेंजुको को कंबाइन कर दिया गया और बनाई गई सबसे खतरनाक गैंग पूरे हिस्ट्री की। तो भाई इन दी एंड भाई कितना भी कोशिश कर ले टाकेमिची किसकी, फिर भी टोमान में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो टाकेमिची कहता है कि लेकिन किसकी तो मर चुका है। तो टाइजू कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसकी मर चुका है। तो नाओटो बताता है कि इजाना जो है ना ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है और पुलिस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो मेरे को पता चला कि पुलिस के अंदर भी उसके काफी लोग हैं। और टाइजू बताता है कि ऐसा उन्होंने दिखाया कि किसकी मर चुका है, लेकिन असलियत में नाओटो बताता है कि उन्होंने किसकी को भागने दिया अब्रॉड और उसकी जगह किसी और बंदे की लाश लगा दी। असलियत में वो अभी भी जिंदा है। जो मैंने पहले रिसर्च की थी उसमें सब कुछ ठीक से नहीं पता चला था। तो टाइजू कहता है कि देखो माइकी मर चुका है, किसकी जा चुका है, तो असलियत में अभी इस समय टोमान का असली लीडर इजाना कुरोकावा है। तो इसे देख के भाई टाकेमिची को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, भाई इसकी ये कैसे बन सकता है लीडर, इजाना है कौन ये। टाइजू साथ साथ ये भी बताता है कि माइकी असलियत में ड्राकन से भी ज्यादा भरोसा इजाना कुरोकावा पे करता है, आई मीन करता था, अभी तो माइकी मर चुका है, क्यों, है ना। टाकेमिची जब सोच ही रहा होता है कि ये है कौन, ये आया कैसे एकदम स्टोरी में इजाना, तभी यहाँ पे कोको और इनुपी आ जाते हैं। वो कहते हैं यार क्या बात है, कितनी कमाल की बात है, यहाँ पे हमारे पुराने 2 बॉसेस बैठे हुए हैं यार। ये लोग यहाँ पे टोमान के गुंडों को लेके आए होते
होते हैं और टाइजू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इन सब लोगों को लेके आने की। तो इनो भी यही कहता है कि हमें कुरोकावा को ऑर्डर मिला है तुम्हें उठा के लाने के लिए। कोको कहता है कि हाँ, और हमें सुनने में आया है यहाँ पे कोई तो है जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लोग दुश्मन बन चुके होते हैं और टाइजू भाई तुम्हें पता है यार वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है तुम्हारी बस की है मेरा सामना करना। तो वो कहता है टाकेमिची पीछे वाले दरवाजे से भाग निकलो और नाओटो प्लीज हाकाई के सच को बाहर लेके आना और उसको इंसाफ दिलाना। मुझे नहीं पता कि वो माइकी के इतना करीब कैसे आया, लेकिन मुझे ये पता है कि इन सब के पीछे इजाना का हाथ है, तो प्लीज मेरे भाई का बदला लेना। तो ये मदद करता है यहाँ पे इन दोनों की। और भाई टाइजू ही है वो यहाँ पे खतरनाक होता है, वो इनको भाई पागलों की तरह मारना शुरू करता है और इतना राक्षसों की तरह वो पुराना वाला इसका जोश अभी गया नहीं होता, ठीक है। और वो ये कहता है कि मेरे को मजा आना चाहिए टोमान, चलो फिर। तो जब यहाँ पे टाकेमिची और नाओटो भाग रहे होते हैं तो टाकेमिची को रियलाइज होता है कि इनुपी और कोको ही ऐसे इंसान है जिनकी मदद से ये लोग इजाना कुरोकावा के बारे में पता लगा सकते हैं, तो इन्हें वापस जाना चाहिए। लेकिन जब यहाँ से टाकेमिची भाग रहा होता है तभी एक गली में से भाई किसी की निकलता है और उसके हाथ में गन होती है। वो यहाँ पे भाई टाकेमिची को शूट करने वाला होता है और वो कहता है चलो मरो। तो अभी यहाँ पे भाई नाओटो पीछे से उसे धक्का देता है और नाओटो को वो गोली लग जाती है। यहाँ पे टाकेमिची नाओटो के पास आता है और उससे कहता है कि तुम ठीक हो। उसके पेट में गोली लगी होती है और तभी पीछे से इजाना भी आ जाता है। वो कहता है तुम्हें पता था ना कि नाओटो मेरा शिकार है, क्या करते हो यार तुम। तो किसी को उसे बताता है कि ये बीच पे आ गया वरना मैं तो टाकेमिची को मार रहा था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे काकुचो भी आ जाता है। जैसे वो यहाँ पे आता है तो इजाना उसे बोलता है कि चलो फिर इसका खेल खत्म कर दो, मार डालो इसे। और यहाँ पे भाई वो सच में टाकेमिची को गोली मार भी देता है और ये लोग इनको भाई मार के यहाँ से जाने लग जाते हैं कि दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। किसी की कहता है कि इनका खेल तो इतनी जल्दी निपट गया। यहाँ पे नाओटो बताता है कि जब पहली बार तुम मेरे पास आए थे तो मैं ये सोचता था कि तुम इतने बेकार इंसान हो, मेरी बहन ने तुम्हारे अंदर देखा क्या और अब क्या मेरे को तुम्हारे साथ काम करना पड़ेगा, इतना नेगेटिव वो सोचता था। लेकिन धीरे धीरे करके उसने जब टाकेमिची को देखा कि कैसे वो कभी भी हार नहीं मानता, इतनी बार फेल हो चुका है, उससे उसको समझ आया कि असलियत में वो एक बहुत अच्छा और बड़ा हीरो है, ठीक है। तो यार ये सुन के भाई टाकेमिची को रोना ही आ जाता है। और अब क्योंकि इनकी आखिरी सांसें टाइप चल रही होती है तो नाओटो यही कहता है कि चलो फिर अब आखिरी बार हम यहाँ पे हाथ मिलाएंगे। लेकिन मन में टाकेमिची कहता है नहीं, ये हमारा लास्ट हैंडशेक नहीं होगा। ये लोग यहाँ पे हाथ मिलाते हैं। यहाँ पे नाओटो आखिरी सांस लेने से पहले टाकेमिची से हैंडशेक कर लेता है और ये कहता है कि शायद हमारा आखिरी हैंडशेक है। लेकिन टाकेमिची को पता होता है कि ये उसका आखिरी हैंडशेक नहीं होगा, वो जरूर ये सारी चीज चेंज करेगा। उससे हाथ मिलाने के बाद यहाँ पे वो फिर से पास्ट में आ चुका होता है और वो भाग के नाओटो के पास जाता है, मतलब वो जो छोटा वाला नाओटो है उसके पास। वो सबसे पहले कंफर्म करता है और उसको मतलब यकीन नहीं होता कि यार नाओटो मर कैसे सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो यहाँ पे नाओटो से हाथ मिलाने के वापस फ्यूचर में जाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जा पाता यार। लिटरली इसका मतलब ये है कि सच में नाओटो की डेथ हो चुकी है फ्यूचर में। साथ ही साथ यहाँ पे टाकेमिची अब पास्ट में फंस चुका है एक तरीके से, वो वापस फ्यूचर में नहीं जा सकता है। वो याद करता है कि कैसे शुरुआत से लेके एंड तक नाओटो टाचिबाना हमेशा उसके साथ रहा, उसके साथ की वजह से, उसके सपोर्ट की वजह से ही टाकेमिची इतने आगे आ पाया। और अब यार वो नाओटो को नहीं बचा पाया और नाओटो मर चुका है अब, है कि नहीं। टाकेमिची यहाँ पे एक स्लाइड पे बैठ जाता है और सामने नाओटो खड़ा होता है और टाकेमिची उससे माफी मांगता है और वो कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी जल्दी में बुलाया, अब तुम अपने घर पे जा सकते हो। लेकिन वो यहाँ पे सामने ही खड़ा रहता है। टाकेमिची कहता है अभी भी तुम यहीं पे खड़े हो, मैंने तुम्हें बोला ना यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे टाकेमिची कहता है नाओटो तुम्हें याद है ना कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था हीना मर गई थी, मैं टाइम ट्रेवल करके आया था और तुम और मैं दोनों फ्यूचर में अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे हीना को बचाने के लिए। लेकिन अब मैं फ्यूचर में वापस नहीं जा सकता, तुम्हारी वजह से मैं फ्यूचर में जा पाता था लेकिन अब तुम मर चुके हो फ्यूचर में, अब मैं करूँ क्या। यहाँ पे टाकेमिची यही सोचता है कि वो फिर से चेंज कर सकता है चीजों को, वो हीना को बचा सकता है, नाओटो को बचा सकता है और जब तक वो ये सब ठीक करके दोबारा फ्यूचर में जाएगा तब तक दोबारा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी होगी। तो यहाँ पे वो भाई काफी ज्यादा डिप्रेस होने लग जाता है, उसको काफी बुरा लग रहा होता है। तभी पीछे से हीना आती है और उसको हक कर लेती है एक तरीके से, मतलब उसके ऊपर अपना सर रख लेती है और कहती है आई लव यू। टाकेमिची यहाँ पे शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। तो हीना ने यहाँ पे सब कुछ सुन लिया होता है, वो टाकेमिची गलती से उसको नाओटो समझ बैठता है और सामने एक्चुअली हीना खड़ी होती है, ठीक है ना। नाओटो पहले ही जा चुका होता है। हीना उससे पूछती है कि तुम अस्तित्व में हो कितने साल के, तो टाकेमिची बताता है कि वो 26 का है। और हीना पूछती है उससे कि क्या तुमने मुझे फ्यूचर में कभी भी प्रपोज किया। तो टाकेमिची कहता है कि नहीं, अभी तक तो एक बार भी नहीं किया, मैंने एक्चुअली ये सोचा था कि हम दोनों शादी करेंगे। तो हीना कहती है कि क्या ये प्रपोजल था। तो टाकेमिची कहता है हाँ। तो इसके बाद यहाँ पे हीना यही कहती है कि फिर तो मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। तो इसके बाद यार टाकेमिची रोने लग जाते हैं, काफी इमोशनल सीन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी होती है और हीना यहाँ से जाने लगती है। टाकेमिची उससे पूछता है कि क्या तुमने वो सारी बातें सुनी, फ्यूचर वगैरह का जो भी बोला था मैंने। तो हीना कहती ना, मैंने कुछ नहीं सुना, बाय बाय। तो वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यार हीना से बात करके उसको काफी ज्यादा मोटिवेशन फील होती है और टाकेमिची को पता होता है उसको काफी सारी चीजें करनी है। उसका ये फायदा हुआ है कि फ्यूचर में जाने के बाद उसको पता चल चुका है कि उसका असली दुश्मन इजाना कुरोकावा है, जो कि पिछले किसी भी फ्यूचर में नहीं था। उसी की वजह से माइकी बुरा बन गया
और इन सब के पीछे किसकी का हाथ है, ठीक है ना यार। किसकी तो मतलब क्या बोलो यार, मैं मेन ही है एक तरीके से, जड़ है सारी मुसीबतों की, कह सकते हैं हम, है ना। ताकमिची भागता है यहाँ से और वो ये कहता है मुझे नहीं पता कि किसकी टाइम में ट्रेवल कर सकता है या नहीं, लेकिन जैसे कि आपको याद होगा टाइजो ने बताया था कि माइकी ड्राकन से भी ज्यादा भरोसा इज़ाना कुरोकावा पे करता था। तो ये बात यहाँ पे उसको पता लगानी होती है। जब वो यहाँ से भाग रहा होता है तो सामने से उसको ड्रैगन जाता है, दिखता है और ड्रैगन उसे देख के रुक जाता है और कहता है हे ताकेमिची, इतने सुबह सुबह कहाँ भाग रहे हो तुम। दूसरी बार हमें यहाँ पे माइकी के घर का सीन दिखाया जाता है। एमा यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही होती है और माइकी यहाँ पे नींद से उठ के आता है, वो भी उसके ग्रैंडपा उठाते हैं उसको। जब ये लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तो एक टॉवल होती है माइकी के हाथ में जो कि काफी पुरानी और गंदी होती है। एमा उसे फेंकने के लिए कहती है लेकिन माइकी कहता है नहीं, ये मेरी जिंदगी है। तभी यहाँ पे बेल बजती है और ड्रैगन और ताकेमिची इधर आ चुके होते हैं। ड्रैगन कहता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं ताकेमिची से भी मिला रास्ते में, तो क्या हम तुम्हारे कमरे में जाएं। तो बेसिकली माइकी कहता है हाँ ठीक है, तुम मेरे कमरे में जाके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लोग यहाँ पे जाते हैं तो साइड में एक शेड टाइप होता है और बेसिकली ये माइकी का रूम होता है, घर होता है उसका छोटा सा, जो कि पूरे घर से अलग ही होता है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ड्रैगन बताता है कि ये शिनोचिरो का शेड हुआ करता था, यहाँ पे वो पूरा दिन बाइक्स पे काम किया करता था और हम पूरे दिन बैठ के उसको देखा करते थे और हम कभी भी बोर नहीं हुए उस काम से, ठीक है। जब ये लोग यहाँ पे अंदर आते हैं तो ताकेमिची देख के शौक हो जाता है कि ये जगह तो काफी मैच्योर टाइप लग रही है। तो माइकी यहाँ पे आता है और वो बताता है कि सिर्फ बेड यहाँ पे मेरा है, बाकी सब शिनिचिरो का है, ठीक है ना। माइकी के बाल पूरे बिखरे होते हैं तो भाई ड्रैगन उसके बाल वगैरह ठीक करता है और ये लोग बात करते हैं इज़ाना कुरोकावा के बारे में जो कि टेंजुकु का लीडर होता है, ठीक है ना। तो ड्रैगन कहता है कि हे ताकेमिची, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है ना माइकी। तो माइकी कहता है हाँ बता दो। तो ड्रैगन बताता है कि माइकी का भाई शिनिचिरो वही वो इंसान है जिसने ब्लैक ड्रैगन की शुरुआत की थी, वही पहला लीडर था। ताकेमिची कहता है ओह अच्छा। तो ड्रैगन कहते क्या तुम्हें इस बात को सुन के शौक नहीं लगा। तो ताकेमिची यहाँ पे मन में कहता है अरे यार ये तो मेरे को फ्यूचर में पता चला था, मैं शौक क्यों नहीं हुआ। मतलब बेसिकली उसने एक्टिंग भी नहीं की शौक होने की, उसको सारी इन्फॉर्मेशन पता है तो यार वो क्या क्या याद रखे है कि नहीं, फ्यूचर भी पास्ट भी सब याद रखना थोड़ा मुश्किल तो है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं शौक तो हुआ था, बस ये है कि मैं बोल ही नहीं पाया, इतना शौक हो गया मैं। ड्रैगन बताते हैं ये बात सिर्फ मुझे, माइकी और बाजी को पता थी, ओके, और किसी को नहीं। जब हमने ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ाई में काजुटोरा की मदद की थी तो हमें पता था कि इस बात से टोमान के मेंबर्स को काफी फर्क पड़ेगा। माइकी बताता है कि जब हमारी लड़ाई ब्लैक ड्रैगन के 9 जनरेशन से होने वाली थी तो मैंने अपने भाई से बात की थी। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब माइकी इधर शिनिचिरो के पास आता है और शिनिचिरो ये कहता है कि अच्छा तो तुम अब ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई करोगे। तो माइकी उसे समझाता है कि अब ब्लैक ड्रैगन पहले के जैसा नहीं रहा, वो काफी बदल चुका है, ईवल हो चुका है अब वो। तो शिनिचिरो कहता है हाँ 8th लीडर ने सब कुछ चेंज कर दिया, ब्लैक ड्रैगन मेरा सब कुछ था, लेकिन जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो माइकी। वैसे भी ब्लैक ड्रैगन को मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ा था कि तुम उसके ऊपर कंट्रोल करो। तो 8th जनरेशन का लीडर और कोई नहीं बल्कि इज़ाना कुरोकावा था और उसी ने यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन को ईवल बनाया था। ओके, तभी यहाँ पे एमा आ जाती है कुछ चाय वाय लेके और ताकेमिची यहाँ पे माइकी से पूछता है इसका मतलब ये है कि तुम पहले इज़ाना कुरोकावा का नहीं जानते थे। तो एमा कहती है कि वो तो मेरा बड़ा भाई है। तो ये लोग ये सुन के शौक हो जाते हैं, कहते क्या कौन है बड़ा भाई तुम्हारा। तो एमा बताती है कि जैसे मैंने कहा मेरा बड़ा भाई है वो इज़ाना कुरोकावा। तो ये लोग यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई एमा काफी छोटी थी और इज़ाना उसका भाई है, ठीक है ना। और हमें भले ये बताती है कि मैं तुम्हें 100 बार बता चुकी हूँ ये बात माइकी, और वो तुम्हारा भी हाफ ब्रदर है, तुम्हें पता नहीं ये बात। तुम्हें पता है ना पहले मेरा लास्ट नेम कुरोकावा हुआ करता था और मेरे एक बड़ा भाई भी था। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि एमा का भाई होता है इज़ाना कुरोकावा और एमा माइकी की बहन होती है। तो इनडायरेक्टली माइकी और इज़ाना दोनों भाई हैं, ठीक है ना। ताकेमिची यहाँ पे एमा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है। तो एमा बताती है कि वो शिनिचिरो के साथ काफी क्लोज था। तो वो यहाँ पे जाती है और एक टेन का बॉक्स लेके आती है जो कि शिनिचिरो के सामान के साथ मिला था। इस बॉक्स के अंदर काफी सारे लेटर्स होते हैं और इन सभी लेटर्स के पीछे भाई इज़ाना होता है। मतलब ये सारे के सारे लेटर्स इज़ाना ने लिखे होते हैं और एमा कहती है ऐसा लगता है कि इन दोनों की काफी अच्छी खासी बनती थी। तो ड्रैगन यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस होता है और वो कहता है नहीं ज्यादा अच्छी नहीं बनती थी, ये शब्द यूज नहीं करेंगे हम, ये तो उससे ज्यादा है भाई, डरा देने वाला। तो भाई यार एक लड़का दूसरे लड़के को कितने ही लेटर लिख लेगा भाई। इसको देख के शौक होते हैं, सारे लेटर्स पढ़ना शुरू करते हैं। ड्रैगन भी एक लेटर लिखता है और वो ये कहता है कि इस लेटर में लिखा है कि डियर शिनिचिरो, मेरे से मिलने आने के लिए शुक्रिया, अच्छा लगता है जब हमारे पास एक फैमिली होती है। तो बेसिकली शिनिचिरो इज़ाना से मिलने के लिए गया था एक टाइम पहले। ओके, उसको इज़ाना के बारे में
में किसी से पता चला होगा। तो यहाँ पे माइकी भी एक लेटर पढ़ रहा होता है, उसको पढ़ के वो कहता है ठीक है फिर मैं समझ गया। वो यहाँ से उठ के चला जाता है और कहता है मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए। डाकन यहाँ पे जब वो लेटर उठा के पढ़ता है जो कि माइकी पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा होता है कि भाई इज़ानो को काफी ज्यादा सर में दर्द हो रहा होता है, और बेसिकली वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि शिनिचिरो यहाँ पे माइकी के बारे में बात कर रहा होता है। जब भी वो माइकी के बारे में बात करता है तो इज़ानो को पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। तो वो इस लेटर में ये लिखता है कि अब आगे से मेरे को माइकी के बारे में कुछ भी मत बताना। एमा यहाँ पे सोचती है कि इज़ानो को भी फैमिली की जरूरत थी, भले एमा को तो ये वाली फैमिली मिल गई थी लेकिन इज़ानो को कोई भी नहीं मिला था, वो बिल्कुल अकेला था। जिसके बाद यहाँ पे एमा चली जाती है और ड्रैगन बताता है कि इज़ानो कुरोकावा को उसकी फैमिली से निकाल दिया गया था और शिनिचिरो ही पहला इंसान था जो कि उससे मिलने गया, जिसने उसको सपोर्ट किया। तो वो माइकी के बारे में कैसा सोचता। तो टाकेमिची में ये कहता है ये तो बात है, वैसे इज़ाना ने ब्लैक ड्रैगन के ऊपर कंट्रोल किया शिनिचिरो की जगह, लेकिन अगर उसको बताया जाता कि ब्लैक ड्रैगन तो माइकी के लिए था तो उसको कैसा महसूस होता। तो बेसिकली ये तो नॉर्मल सी बात है कि इज़ाना यहाँ पे शिनिचिरो के साथ काफी क्लोज था और वो काफी ज्यादा जेलस फील करता था माइकी से, और उससे नफरत भी करता था बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके पास इतना अच्छा भाई है कि नहीं। ड्रैगन बताता है कि जो ब्लैक ड्रैगन का 9th जनरेशन का लीडर था शियोन माडारा में, उसने हमें ये बताया था कि वो लोग 8th लीडर की जो विश है उसको पूरा करेंगे, यानी कि माइकी और टोक्यो मांजी गैंग को कुचल के रख देंगे। तो यही सीन है, ठीक है ना। ये लोग इज़ाना कुरोकावा के भी पीछे थे, यानी कि उसके साथ थे, जो कि वो चाहता था। और अब क्योंकि शिनिचिरो जा चुका है तो इज़ाना ने अपनी खुद की गैंग बना ली है टेंजुको, और अपने पूरे प्लान को वो एक्शन में लेके आ चुका है माइकी को हराने के लिए, ठीक है ना। तो अब आपको हिस्ट्री पूरी पता चल चुकी है। जिसके बाद यहाँ पे टाकेमिची अपने घर आ चुका होता है, यहाँ पे चिफुयु भी होता है, वो उससे बात करता है, सारी की सारी चीजें वो उसको बता देता है। साथ ही साथ वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई थी, लेकिन अब आगे से मैं अकेले काम करूंगा क्योंकि अब मैं फ्यूचर में वापस नहीं जा सकता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से करूँ और मैं तुम्हें इन सब चीजों में नहीं घसीटना चाहता। टेंजुको और टोमान की जो लड़ाई होने वाली है, इनका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और माइकी इन सब का इंचार्ज बन जाएगा, जिसके बाद माइकी के ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा और वो किसकी और इज़ाना के ही हाथ में जाके गिरेगा, ठीक है। तो इसके बाद ताकेमिची यही डिसाइड करता है कि वो किसकी और इज़ाना दोनों के दोनों को मार डालेगा। वो यही कहता है कि ये मेरी पर्सनल फाइट है, लेकिन चिफुयु कहता है कि फर्स्ट डिवीजन का क्या होगा, वो लोग भी तो है ना, तुम एक कैप्टन हो, और जब तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया तो मैंने उन सबको भी यहाँ पे बुला लिया था टाकेमिची। और जैसा तुम सोच रहे हो कि दो भाइयों के बीच की लड़ाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिनिचिरो ने इतने कमाल की गैंग की शुरुआत की, जिसके बाद इज़ाना ने उसको बुरा बना दिया, माइकी ने उनको हरा दिया, और उसी वजह से टोमान की शुरुआत हुई थी, और तभी मैं बाजी से मिल पाया। तो ये जो दो भाइयों की लड़ाई है, इससे पूरे टोमान को फर्क पड़ता है, इस वजह से तुम इसमें अकेले नहीं हो, फर्स्ट डिवीजन भी तुम्हारे साथ है और ये कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे भाई टाकेमिची की गैंग आ जाती है, ठीक है, उसके चारों दोस्त अंदर आ जाते हैं और वो पूरी तरह से तैयार होते हैं यार टाकेमिची के साथ लड़ने के लिए, वो उसको अकेले नहीं जाने देना चाहते। तो ये सबके सब लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, और चिफुयु ये कहता है कि यार तुम इस डिवीजन को इतना कमजोर मत समझो यार, और तुम्हें अकेले इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब लोग भी तुम्हारे साथ देंगे, ओके ना। तो ये लोग यहाँ पे अपनी जब मीटिंग शुरू करने वाले होते हैं कि इनको क्या करना है क्या नहीं, तभी नीचे से एक बंदा आता है कार में, और उसने यार टोमान की यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। वो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन को नीचे बुलाता है, यानी कि टाकेमिची को। टाकेमिची जब यहाँ पे नीचे आता है तो वो देखता है कि इधर गाड़ी के अंदर 5th डिवीजन का कैप्टन मूचो बैठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 5th डिवीजन के सारे मेंबर्स होते हैं, और ये सब लोग मिलकर टाकेमिची की गैंग के मेंबर्स को घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं उनको, ठीक है ना। जिसके बाद मूचो यहाँ पे आता है और भाई वो टाकेमिची को भाई मुक्के मुक्के मारना शुरू कर देता है, वो उसको बहुत मारता है, और वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि ये इज़ाना, इसने मेरा काम और ज्यादा बढ़ा दिया है। भले टाकेमिची कहता है कि हम टोमान के मेंबर्स हैं, हमारा लड़ना बेकार है, हम क्यों लड़ रहे हैं बेफालतू में, लेकिन यहाँ पे सच में मूचो उसे बहुत मारता है, और वो ये कहता है कि गाड़ी में डाल दो इसको। जिसका यहाँ पे टाकेमिची एक अंधेरी सी जगह में होता है, वो सोचता है कि वो कहाँ पे है, तभी मूचो इधर आता है और वो कहता है कि सारे के सारे दोषी यहीं पे है। तो टाकेमिची जब अपनी आंखें खोलता है तो सामने इनोबी और कोको होते हैं, और उनको भी बहुत बुरी तरह से मारा गया होता है, और उनको साथ साथ चेयर से बांध रखा होता है, साथ ही साथ टाकेमिची को भी बांध के नीचे ही फेंक रखा होता है, और वो यही सोचता है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। टाकेमिची इन दोनों को देख के यही सोच रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो भाई मूचो यहाँ पे आता है और वो बताता है कि 5th डिवीजन का टोमान के अंदर एक काफी स्पेशल रोल है, सिर्फ यही एक टीम है जो कि टोमान के अंदर एक दूसरे से लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका यही काम है। मूचो यही कहता है कि तुम्हें याद है जब कियोमासा तुम्हें जान से मारने वाला था, उसी समय माइकी और ड्राकन वहां पे पहुंच गए एकदम सही समय पे। तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मेरी वजह से हुआ। जब भी टोमान के अंदर कोई धोखाधड़ी करता है तो मैं लीडर को बता देता हूँ, और कई केसेस में मैं सबसे पहले उनको सजा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। मैं सारे कैप्टन में से सबसे बेस्ट फाइटर हूँ, इसलिए माइकी ने मुझे ये स्पेशल पोजीशन दी है। तो ये सब सुन के टाकेमिची
टाकेमिची थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये स्पेशल पोजीशन, इसका मतलब ये है कि मूचो अच्छा बंदा है जो कि टोमान की मदद करना चाहता है। दूसरी ओर इधर हमें एमा का सीन दिखाया जाता है और वो इधर जब शिनिचिरो के लेटर्स देखती है तो उसको अपना बचपन का सीन याद आता है जब यहाँ पे इजाना को फॉस्टर होम भेजा जा रहा होता है। भले एमा को भी उसके साथ चलना होता है, लेकिन भाई यार ऑब्वियस सी बात है सिर्फ इजाना को यहाँ पे भेजा जा रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों भाई बहन अलग हो चुके होते हैं। जाते जाते इजाना यही कहता है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और वो अपने दूसरे बड़े भाई को याद करती है जो कि इजाना ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें फिर से टाकेमिची का सीन दिखाया जाता है और मूचो बैठता है और वो कहता है कि मेरा मोटो है जिन पे भी शक है उनको सजा देना। टाकेमिची यहाँ पे यही पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कुछ किया है, तुम्हें मेरे ऊपर किस बात का शक है। तो इनुबी कहता है कि ऐसे इसलिए है क्योंकि मेरा और इजाना का पहले कुछ नाता था, क्यों है ना। तो जैसे कि आप जानते होंगे शायद इनुबी 8 जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन के अंदर था जब इजाना ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था, वो उसके काफी ज्यादा करीब था और अब फाइनली वो टोमान के फर्स्ट डिवीजन के अंदर है। इनुबी यही कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन ने हमें धोखा दे दिया जो कि टेंजुको का स्पाई है, इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि मास्टरमाइंड टाकेमिची हानागाकी है। क्यों, तुम ऐसे कहना चाहते हो मूचो, है ना। जिसे सुन के यहाँ पे मूचो खड़ा हो जाता है और टाकेमिची उनमें कहता है कि भाई ये बंदा मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है ये। जब मूचो इधर टाकेमिची की ओर बढ़ना शुरू करता है तो कोको उसको रोक देता है और वो कहता है कि तुम गलत हो, टाकेमिची धोखेबाज नहीं है। तो इनुबी कहता है हाँ, ना ही टाकेमिची, ना ही मैं, ना ही कोको, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है टोमान को धोखा देने के लिए, तो चलो अपने घुटनों पे बैठ जाओ और भीख मांगना शुरू करो। तो मूचो कहता है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें अपने स्पेशल रोल के बारे में इसलिए नहीं बताया था। तो बेसिकली कोको बताता है कि S62 के गोस्ट ने अपना काम शुरू कर दिया है। हमें बताया जाता है कि ये बंदा मूचो इजाना का काफी अच्छा खासा दोस्त हुआ करता था पहले। ये 6 के 6 लोग रिफॉर्म स्कूल में मिले थे और मूचो भी इसी जनरेशन का पार्ट है जैसे कि इजाना है। मुझे बताता है कि जब इजाना पावर में आया तो उसका पाथ डिसाइड हो चुका था, उसे पता था कि उसे क्या करना है। तो कह सकते हैं कि मूचो टेंजुको के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। तो यहाँ पे टाकेमिची याद करता है कि जब टेंजुको गैंग ने पूरे टोमान के ऊपर हमला किया था तो भाई सब पिट के खड़े हुए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5th डिवीजन ऐसा था जिनके ऊपर कोई भी हमला नहीं हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद उसको काकुचैन की बात याद आती है जहाँ पे उसने उसको बताया था कि भाई धोखेबाज से संभल के रहना, जिसका मतलब ये है कि भाई मूचो ही वो धोखेबाज है। ओके, टाकेमिची पूछता है कि क्या तुम माइकी को धोखा दोगे, तुम टोमान को धोखा दोगे। मूचो कहता है कि अगर मैं माइकी से पहले मिल लिया होता तो चीजें अलग होती, लेकिन अब इजाना फिर से लीडर बन चुका है और तुम सब मेरे दुश्मन हो, इस वजह से तुम यहाँ पे मरोगे। मूचो कहता है कि वैसे मेरा एक रीजन है मैं तुम तीनों को यहाँ पे पकड़ के लेके आया हूँ। तो सीशु इनुई और हाजिमे कोकोनोई, तुमने हानागाकी के डिवीजन को क्यों ज्वाइन किया, जिससे कि तुम्हारा इस्तेमाल ना हो। इनुई, तुमने उसकी ताकत का इस्तेमाल करके ब्लैक ड्रैगन को फिर से खड़ा किया, क्यों है ना। और उसके बदले में टाइजू ने हाजिमे कोकोनोई को ब्लैक ड्रैगन के अंदर शामिल किया। तो यार ठीक है, मैं वर्ड टू वर्ड आपको नहीं बताता, मैं आपको एक प्रॉपर समरी देता हूँ इस चीज की। टाइजू ने कोको को ब्लैक ड्रैगन के अंदर इसलिए शामिल किया क्योंकि कोको काफी ज्यादा जीनियस है पैसा बनाने में, और इसी वजह से इजाना भी अब इसी पावर का इस्तेमाल करना चाहता है कोको की, ठीक है ना। कोको के दिमाग में काफी सारे आइडियाज है पैसे कमाने के, और इसको सुन के टाकेमिची समझ जाता है कि जो फ्यूचर वाला टोमान है उसमें कोको शामिल था, और इसका मतलब ये है कि कोको ही वो इंसान है जो कि सारा पैसा लाता था टोमान के अंदर। इवन प्राइवेट मीटिंग में जब टाइजू के साथ ये लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं तो टाइजू छूटते साथ ही कोको को यही कहता है कि तुम अभी भी टोमान के वॉलेट हो, क्यों है ना। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जो कोको है वो सिर्फ और सिर्फ इनुपी की बात मानता है, और इसी वजह से मूचो यहाँ पे टाकेमिची और इनुपी को लेके आया है जिससे कि वो इन दोनों को मार सके, और उसके बाद कोको के पास ना ही इनुपी बचेगा और ना ही फर्स्ट डिवीजन, तो उसके पास और कोई चारा नहीं होगा बजाय इजाना को ज्वाइन करने के, ठीक है ना। मूचो बताता है कि इजाना कोकोनोई के पैसे कमाने के स्किल, किसकी के दिमाग और माइकी की ताकत, हर चीज का इस्तेमाल करना चाहता है, और इन सब का इस्तेमाल करके वो सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर क्राइम सिंडिकेट बनाएगा जैसा कि किसेकी चाहता था, ठीक है। तो भाई इन दी एंड होगी तो भाई किसेकी की ही, ठीक है ना। जो वो चाहता है वही होगा। अलग ही है यार ये बंदा सच में। मुझे ये कहता है अब हम कोई बच्चे नहीं रहे, अब हम 18 साल के हो गए हैं S62 के सारे मेंबर्स, तो अब हम बिजनेस पे ध्यान देंगे। तो बताओ मेरे को कोको, क्या चाहते हो तुम। तो यहाँ पे टाकेमिची को काफी गुस्सा आता है और वो उठ के खड़ा होता है और वो यही कहता है कि इस कमीने की बात बिल्कुल भी मत मानना, तुम्हें इसकी बातों का जवाब देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी तक हम हार रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो मन में यही कहता है कि वो कोको को ऐसे जाने नहीं दे सकता अब उसको, क्योंकि पता चल चुका है कि कोको का जो स्किल है पैसे कमाने का, इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी गैंग को, और वो ऐसे ही उसको जाने नहीं दे सकता टेंजिको में। इस वजह से वो ये कहता है कि मैं मरते दम तक खड़ा रहूंगा और उसको प्रोटेक्ट करूंगा, फिर चाहे मैं जीत पाऊं या ना जीत पाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको सुन के यहाँ पे इनुबी को भाई शिनिचिरो याद आता है और इधर टाकेमिची फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है,
लेकिन भाई क्या ही लड़ेगा, उसके हाथ पैर तो बंधे पड़े हैं, तो वो बस पिटता है यहाँ पे। वो भले कसम खाता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, जिसके बाद यहाँ पे भाई हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे टाकेमिची और इनुपी दोनों के दोनों कचरे में पड़े होते हैं, इनमें से बदबू आ रही होती है। वो याद करता है कि भाई मूचो ने उसको काफी मारा था, जिसके बाद भाई इनुपी भी उठ के खड़ा होता है टाकेमिची को बैकअप देने के लिए, लेकिन ये दोनों भाई बहुत बुरी तरह से पिटते हैं। इन दोनों को पिटता हुआ देख के भाई कोकोरो काफी ज्यादा डर जाता है कि भाई ये तो इनको जान से मार डालेगा, जिसके बाद वो मान जाता है यार टेंजुको में जाने के लिए, ठीक है। और वो यही कहता है जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा। टाकेमिची इनुपी को अपने पीठ पे बिठा के ले जा रहा होता है और इनुपी यही कहता है मुझे माफ करना, मैं बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाया और कोको को भी नहीं बचा पाया। तो टाकेमिची कहता है चिंता मत करो, ऐसा तो है नहीं कि वो कोको को जान से मार डालेंगे, उन्हें उसकी जरूरत है। सच बताओ तो मैं तुम्हें बहुत गलत समझता था, मुझे लगता था तुम भी टेंजुको के बंदों की तरह एकदम बेकार हो, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया और तुम दोनों काफी अच्छे बंदे हो और साथ ही साथ तुम मेरे दोस्त भी हो। तो चिंता मत करो इनुपी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा उसे बचाने का और उसको वापस लेके आने का। तो यहाँ पे भाई इनुपी हंसता है और कहता है अच्छा ऐसे तुम करोगे कैसे? तो टाकेमिची कहता है हाँ तुम हंस क्यों रहे हो, कोई प्लान बनाएंगे यार, मैं सीरियस हूँ। तो इनुपी कहता है ठीक है फिर मेरे को नीचे उतारो और मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक जानी पहचानी जगह, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि क्या जगह है। ये दोनों यहाँ पे अंदर आते हैं और इनुपी बताता है कि ये हमारा हाइड आउट है और इधर काफी तेल वगैरह की स्मेल आ रही होती है, ये लोग फर्स्ट एड वगैरह करते हैं। इनुपी कहता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन को रिवाइव करना चाहता था और मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक गोल था, पूरे समय कोको मेरे साथ रहा, फिर चाहे मैं कितना भी बेकार था उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ। यहाँ पे वो नीचे झुकता है और वो यही कहता है मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में रखता हूँ, प्लीज ब्लैक ड्रैगन को संभाल लो हानागाकी, क्या तुम ब्लैक ड्रैगन के 11th लीडर बन सकते हो हानागाकी, प्लीज कोको को बचा लो, हम सबको बचा लो। यहाँ पे इनुपी रोने लग जाता है और वो थोड़ी देर बाद साइड चला जाता है और वो यही कहता है ऐसा लगता है मेरा दिमाग घूम रहा है। टाकेमिची भी उसके साथ में आके बैठ जाता है और इनुपी फाइनली बताता है कि ये शॉप शिनिचिरो की हुआ करती थी, यानी कि माइकी के भाई की। वो बताता है कि पहले ये जगह काफी अलग हुआ करती थी, यहाँ पे काफी चमकीली चमकीली बाइक्स खड़ी हुआ करती थी और शिनिचिरो यहाँ पे हमेशा सिगरेट पीते पीते बस बाइक्स पे काम करता रहता था। भले आसपास कितना पेट्रोल और गैस हुआ करती थी लेकिन फिर भी वह सिगरेट नहीं छोड़ता था। बाकी सारे सीनियर्स भी यहाँ पे आते थे जो कि काफी कूल लगते थे और वो शिनिचिरो को अपना हीरो मानता था। इसी वजह से इनुपी के लिए ब्लैक ड्रैगन गैंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ब्लैक ड्रैगन को बिल्कुल पहले की तरह बनाना चाहता है जैसे कि शिनिचिरो के टाइम में हुआ करती थी। इस बाइक शॉप में सारे के सारे लोग इकट्ठा होते थे और पहले की बातें किया करते थे और फिर हंसते थे जो भी चीजें उन्होंने की थी उसको सोच के। इनुपी बताता है कि उसने 8th जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन किया था जब इजाना कुरोकावा इंचार्ज था और इसी गैंग में सारे के सारे काले काम होना शुरू हुए, चोरी डकैती ड्रग्स वगैरह सब कुछ, हर जगह मारपीट होते रहती थी सिर्फ। और थोड़े समय बाद भाई जो ओरिजिनल गैंग हुआ करती थी ब्लैक ड्रैगन की वो पूरी तरह से बदल गई और इन सब के चक्कर में इनुपी भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था और उसे जेल में भेज दिया गया। जब वो बाहर निकला तो ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया गया था, जिसके बाद उसे ऐसा लगा कि नहीं ब्लैक ड्रैगन को खत्म नहीं होने दे सकते, जिसके बाद वो टाइजू शीबा के पास गया ब्लैक ड्रैगन को फिर से रिवाइव करने के लिए और उसके बाद की स्टोरी हम सब जानते ही है, ठीक है ना। इनुपी यही सोचता है कि पता नहीं वो कर क्या रहा था और टाकेमिची कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, मैं भी किसी को बचाने की काफी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। तो इनुपी मैं टोक्यो मांजी गैंग के 1st डिवीजन का कैप्टन तो हो ही और साथ ही साथ मैं ब्लैक ड्रैगन के 11th जनरेशन का लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। मैं कोको को वापस लेके आऊंगा, किसी को तबाह कर दूंगा और साथ ही साथ इजाना को भी, हम मिलके टेंजुको को कुचल के रख देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों हैंडशेक करते हैं और इनुपी कहता है कि अब मेरी जिंदगी तुम्हारी है। यहाँ पे हमें एमा के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब वो काफी छोटी हुआ करती थी, तो उसकी मॉम यहाँ पे उससे यही कहती है कि मेरे को कहीं पे जाना होगा, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ग्रैंडपा के साथ रहो। भले एमा अपनी मॉम से पूछती है कि आप वापस कब आएंगे, तो वो कहती है कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। तो एमा मन में यही सोचती है कि यार उस दिन उसकी मॉम काफी ज्यादा तैयार होके जा रही थी, उनके लिप्स काफी लाल लग रहे थे और साथ ही साथ उनकी ड्रेस वगैरह काफी अच्छी थी और उनमें से स्मेल भी काफी अच्छी आ रही थी, खुशबू आ रही थी फ्लावर्स की, ठीक है। उस दिन यहाँ पे एमा को अपनी मॉम की रियल फीलिंग्स पता चल जाती है। अब ये फीलिंग्स हमें बाद में बताया जाएगा क्या है, ठीक है। अभी भी हमें पास का सीन दिखाया जाता है उसके ग्रैंडपा का और इधर शिनिचिरो, माइकी और एमा होते हैं और ग्रैंडपा यही कहता है कि आज से तुम तीनों के तीनों भाई बहन हो। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे शिनिचिरो कहता है कि मैं काफी स्मार्ट हूँ, मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा कहीं ना कहीं, बस मेरे प्यार में मत गिरना। तो एमा कहती है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल बड़ा बेकार है। तो यहाँ पे माइकी और शिनिचिरो दोनों के दोनों ही लड़कियों को समझ नहीं पाते, इनके बीच में यही बातें होती है। जब एमा इधर आती है तो इस डोजो के अंदर भाई ऑब्वियसली प्रैक्टिस वगैरह हो रही होती है कराटे वगैरह की, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बाजी भी मौजूद होता है। भले शिनिचिरो से काफी ज्यादा कूल लगता है लेकिन ग्रैंडपा बाजी को यही कहते हैं कि तुम उसकी तरह मत बनना, वो तो आवारा है, ऐसे घूमता रहता है वो, ठीक है भाई। दूसरी बार भाई माइकी यहाँ पे अपने स्किल्स शो ऑफ करता है, वो भाई उछल उछल के किक वगैरह मारता है। तो बाजी सोचता है भाई ये इतना कमाल का कैसे है, तो ग्रैंडपा बताता है क्योंकि ये बंदा एक जीनियस है,
है, ये मेरा पोता है इसलिए। तो यहाँ पे बाजी माइकी के पास आता है उससे मैच करने के लिए, वो उसे ऑफर करता है, लेकिन माइकी कहता है मेरे को उससे पसीना वसीना आ जाएगा भाई, मैं नहीं करने वाला तुमसे कोई मैच वैच। तो बाजी कहता है कि तो तुम फिर यहाँ पे आए क्यों भाई, पसीना तो आएगा ही, कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा। तो बाजी नोटिस करता है कि पीछे एक लड़की खड़ी होती है, तो वो उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो माइकी बताता है कि वो मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर। अब ऑब्वियस सी बात है ये लोग यहाँ पे जापान के अंदर है, लेकिन जो एमा नाम है वो एक तरीके से फॉरेनर नाम है इन लोगों के लिए, जिसके बाद ये तीनों साथ में बैठ जाते हैं और माइकी और बाजी दोनों के दोनों एमा के नाम का थोड़ा मजाक टाइप उड़ाने लग जाते हैं, या फिर मैं कहूँ वो अपना फैंटेसाइज करने लग जाते हैं। जैसे बाजी कहता है फिर आज से मैं अपने आप को एड बोलूंगा, जो कि शॉर्ट होता है एडवर्ड के लिए। तो माइकी कहता है ठीक है फिर मैं आज से अपने आप को माइकी बुलाऊंगा, जो कि शॉर्ट होता है माइकल के लिए, क्योंकि भाई माइकल और एडवर्ड दोनों के दोनों भाई फॉरेनर्स के नाम है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से उठ के भाग जाते हैं। लेकिन भाई दूसरी ओर एमा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो यही कहती है कि मेरे को समझ आ चुका है कि मेरी मॉम को कैसा फील होता है, मेरी मॉम मेरे से काफी ज्यादा नफरत करती है, इसलिए उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। उन्होंने कहा था वो अपना काम खत्म करके मेरे पास आ जाएंगी, लेकिन वो आज तक कभी मेरे पास नहीं आई। तो यहाँ पे बेचारी रोने लग जाती है, क्योंकि वो अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है, साथ ही साथ उसको यकीन नहीं होता कि यार उसकी मॉम उससे नफरत करती है। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा शिनिचिरो यही बात कर रहे होते हैं कि यार एमा काफी ज्यादा उदास रहती है, बस ये लोग चाहते हैं कि वो खुश रहे, हंसे। माइकी भी इनकी बात सुन रहा होता है। जब यहाँ पे एमा प्रैक्टिस कर रही होती है अपनी, तो माइकी उससे आके कहता है कि तुम गलत कर रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूं? लेकिन यहाँ पे एमा नाराज होती है, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये लोग उसके नाम का बार बार मजाक उड़ाते रहते हैं। तो माइकी आता है और वो कहता है कि आज से मैं तुम्हारे लिए माइकी हूँ, ठीक है? अगर तुम्हारे भाई का नाम माइकी होगा तो तुम्हें भी थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि यार एमा फॉरेनर है, तो यार उसके भाई का नाम भी थोड़ा अमेरिकन टाइप होना चाहिए, इसी वजह से माइकी ने अपना नाम माइकी रखा था। सही बताओ तो असलियत में आप जानते होंगे उसका नाम मांजिरो सानो है। ये सुन के एमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यही कहते हैं कि तुम सच में लड़कियों को नहीं समझते, क्यों है ना, मेरे को मेरे नाम से कोई दिक्कत नहीं है, समझे? तो यहाँ पे वो हंसती है और माइकी कहते हैं कि ठीक है फिर मेरे प्यार में मत गिर जाना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यार अब हम सभी जानते हैं कि एमा किससे प्यार करती है, वो और कोई नहीं बल्कि ड्राकन है। उससे मिलने के बाद और इन सब लोगों से मिलने के बाद उसे कभी भी लोनली फील नहीं हुआ, अकेलापन महसूस नहीं हुआ। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे टोमान की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। उसे एक रात पहले इधर इनुपी माइकी से आके मिलता है और वो बताता है कि ब्लैक ड्रैगन टोमान के अंडर रहेगा। तो माइकी ने उससे पूछा था पहले कि क्या तुम ब्लैक ड्रैगन के 11th लीडर नहीं बनोगे? तो इनुपी कहता है कि नहीं मैं नहीं बनने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ताकेमिची हानागाकी ब्लैक ड्रैगन का लीडर बने। जब उसने टाइजो का सामना किया था तभी मेरे को समझ आ चुका था कि हमारा नेक्स्ट लीडर ताकेमिची हानागाकी होगा। तो माइकी यहाँ पे मना कर देता है और इनुपी कहता है नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको छीन रहा हूँ, वो अभी भी टोमान के फर्स्ट डिवीजन को लीड करेगा। तो माइकी को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि देखो मैंने उसको ढूंढा था ना कि तुमने, ठीक है ना, तुम मेरे साथ रहेगा। तो माइकी ये बोल के पीछे मुड़ जाता है और इनुपी कहता है क्या भाई ये जेलस फील कर रहा है क्या? तो माइकी कहता है कि अगर ताकेमिची खुद भी ब्लैक ड्रैगन का लीडर बनना चाहता है तो फिर मैं थोड़ा बहुत सोचूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और इनुपी ने फाइनली यहाँ पे टोमान की यूनिफॉर्म पहन रखी होती है और वो यही कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टोमान की यूनिफॉर्म पहनूंगा। भले ये सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन के मेंबर्स पिट के खड़े होते हैं और इनका मेन मकसद यही होता है कि इनको कोको को वापस लेके आना है टेंजिकू से। यहाँ पे माइकी इनुई से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि टेंजिकू अब हमारे ऊपर कब हमला करेगा? तो भाई इनुई बताता है कि वो कल होगा, जो कि है 22 फरवरी। कल के ही दिन 11 साल पहले ब्लैक ड्रैगन की शुरुआत हुई थी और अगर इजाना सच में इतना ज्यादा फॉलो करता है शिनिचिरो सानो को तो कल का दिन उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल होगा और जो भी अटैक वो करने वाला होगा वो कल के ही दिन पे होगा। तो माइकी यहाँ पे तैयार हो जाता है और वो ये कहता है ठीक है फिर चलो हम उनकी बाट लगाएंगे। अब दूसरी ओर यहाँ पे हमें इजाना का सीन दिखाया जाता है और काकुची उसके पास भाग के आता है और वो कहता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करो, समझे? तो इजाना कहता है कि चुप हो जाओ, यही एक तरीका है टोमान को हराने का। तो काकुची कहता है तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने वाले हो, मैं कभी भी मर्डर का साथ नहीं दे सकता। तो बेसिकली यहाँ पे इजाना शायद किसी का मर्डर प्लान कर रहा होता है। वही दूसरी ओर यहाँ पे हमें टोमान की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि टेंजुकी की फाइट से एक दिन पहले, मतलब रात को ही हो रही होती है, तुम 12 बजे लगा लो, ठीक है, वो दिन शुरू हो चुका है जिस दिन इनकी लड़ाई होने वाली है। ओके, फर्स्ट डिवीजन का मेन मकसद यहाँ पे होता है कोको को आजाद करना, टेंजुको को हराना, साथ ही साथ किसकी और इजाना की वाट लगाना। ओके, ड्रैगन बताता है कि ये लोग अपने आप को क्रिमिनल सिंडिकेट कहते हैं, जिस वजह से ये हर वो तरीका अपनाएंगे जिससे वो जीत सके, फिर चाहे उनको वेपन्स ही क्यों ना यूज करना पड़े। अब आपको पता होगा टोमान भले एक बाइकर गैंग है लेकिन वो कभी भी किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं करते, वो हमेशा फेयर फाइट करते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर जो टेंजुको गैंग है वो काफी बुरे हैं। तभी यहाँ पे हकाई आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है फिर अगर वो बुरा है तो हम भी बुराई से ही लड़ेंगे और उनकी वाट लगा देंगे। वो आगे यहाँ पे बताता है कि टाका यानी कि मित्सुया और स्माइली दोनों के दोनों की वाट लगा दी गई है। वो लोग बाइक पे जा रहे थे तभी उनको ठोक दिया गया, जब वो जमीन पे गिरे तो उनको स्टील पाइप से बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो जब ड्रैगन पूछता है कि वो है कहाँ पे, तो हकाई ने उनको दोनों को ही हॉस्पिटल में पहुंचा दिया होता है, बट वो बेहोश हो चुके होते हैं। उनके साथ एंग्री भी होता है। तो हकाई यहाँ पे यही प्रपोज करता है कि भाई
हमारे ज्यादातर जो कैप्टन है वो हमारे साथ है नहीं, उनकी वाट लग चुकी है, जिस वजह से टोमान के ऊपर काफी मुसीबत आ सकती है अगर वो फेयर फाइट करेंगे। तो इसी वजह से उन्हें भी ऐसे गलत तरीके ही अपनाने चाहिए। यहाँ पे टाकेमिची भी मन में कहता है कि हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, सारे के सारे लोग मान जाते हैं उसकी बात, लेकिन तभी यहाँ पे पे आना आता है। वो कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम हारने से इतना डरते हो कि तुम वेपन्स का इस्तेमाल करोगे। पाचिन इसीलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि उसने वेपन का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद मैंने ड्राकन के ऊपर हमला किया। मैंने भी गलत तरीके से लड़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर माइकी ने मुझसे ये कहा कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ आज। हकाई, मुझे पता है कि तुम्हें मित्सुया और स्माइली की काफी ज्यादा चिंता हो रही है, लेकिन माइकी को देखो, क्या वो हंस रहा है। यहाँ पे माइकी भी भाई सीरियसली खड़ा होता है और वो यही कहता है कि हकाई तुम मित्सुया और स्माइली के पास रहो। तो यहाँ पे भाई हकाई को तो गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं भी बदला लेने चाहता हूँ, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता। तो माइकी यही कहता है कि जब वो लोग जागेंगे तो वो दोनों भी लड़ाई में आने के लिए जिद करेंगे, लेकिन तुम उन्हें लड़ाई से दूर रखना। फर्स्ट डिवीजन तुम अपना मिशन कैरी करो। तो आप जानते हैं भाई फर्स्ट डिवीजन का जो मेन मकसद है वो है कोको को वापस लेके आना। भाई दूसरी ओर माइकी पूरे गैंग को कहता है कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले कोई भी कैप्टन तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ मेरी ही जरूरत है। तो ऑब्वियसली यार इन लोगों के पास माइकी है तो इनका चांस है कि ये लोग जीत सकते हैं। सुबह के टाइम पे इनुपी और टाकेमिची दोनों के दोनों शिनिचिरो की ग्रेव के पास आते हैं और इनुपी बताता है कि टाकेमिची हानागा की 11th लीडर है ब्लैक ड्रैगन का। यहाँ पे टाकेमिची भी कहता है कि मैं भी ब्लैक ड्रैगन को एक काफी अच्छी गैंग बनाऊंगा और उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। तभी यहाँ पे इजाना भी आ जाता है, वो भी इस ग्रेव पे आया होता है भाई शांति के लिए। ऑब्वियस सी बात है, उसको दिख जाता है यहाँ पे कि भाई ब्लैक ड्रैगन की एनिवर्सरी पे यहाँ पे एक नया लीडर बन रहा है ब्लैक ड्रैगन का। यहाँ पे इनुपी इजाना का भाई गला पकड़ लेता है और वो उसको मारने वाला होता है। वो कहते हैं तुम प्लान क्या कर रहे हो, क्या करोगे कोको का तुम। तो भाई इजाना कहता है कि वो तो अपनी मर्जी से मेरे पास आया है, इसमें मेरी क्या गलती है और अब मेरे को तुमसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तभी पीछे से यहाँ पे माइकी आ जाता है, इनुपी को रोक देता है और उसके साथ साथ यहाँ पे एमा भी होती है। माइकी कहता है कि टाकेमिची एमा को यहाँ से दूर लेके चले जाओ। वही दूसरी ओर हमें किसकी के सीन दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक स्टील का बैट होता है और हानमा उसे पिकअप करने के लिए आता है और वो कहता है कि क्या सच में तुम अपने हाथ गंदे करना चाहते हो। तो किसकी कहता है कि हाँ मैं ये काम किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकता। तो ये लोग बाइक पे बैठ के कहीं निकल जाते हैं। वही दूसरी ओर यहाँ पे हमें फिर से टाकेमिची और एमा का सीन दिखाया जाता है। एमा बताती है कि अच्छा तो यही है मेरा बड़ा भाई जो पहले हुआ करता था, ये काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, मैंने बचपन में उसको देखा था इसलिए मेरे को कुछ खास याद नहीं। वही दूसरी ओर इजाना बताता है कि आज रात 8 बजे सारे टोमान को लेके योकोहामा के 7th पियर पे आ जाना। तो माइकी हम इस खेल को अब फाइनली खत्म करने वाले हैं। एमा यहाँ पे यही सोचती है कि यार ये बॉयज हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं, जबकि ये दोनों के दोनों भाई है तो इनको लड़ना क्यों जरूरी है। इनविंसिबल माइकी जो कि टोक्योमांची गैंग का लीडर है वो हमेशा अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता है, जबकि शिनिचिरो के डेथ के बाद भी वो वैसा ही रहा। बाजी के मरने के बाद भी वो बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा रहा। माइकी अपनी कमजोरी कभी भी किसी को नहीं दिखाता, लेकिन असलियत में आज भी वो अपने फटे हुए कंबल के बिना सो नहीं पाता। वो अभी भी एक वीक बच्चा है जैसे पहले हुआ करता था, जैसे तुम हो और जैसे मैं हूँ। तो ये कहते हैं कि अगर उसको कभी कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी उसे बचाने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे याद करती है कि माइकी ने भी उसके लिए यही किया था। यहाँ पे हेमा को काफी कूल फील हो रहा होता है ये सब बोल के, लेकिन यहाँ पे टाकेमिची याद करता है कि फ्यूचर में यार माइकी बुरा बन जाता है किसी तरह, जबकि उसके पास एमा भी थी, तो ऐसा कैसे होता है। तो एमा कहती है कि क्या तुम कुछ पियोगे, तो यहाँ पे कुछ पीने के लिए लेने जाती है। वही दूसरी ओर हमें किसकी और इजाना का सीन दिखाया जाता है, साथ ही साथ काकुचो पीछे से बोल रहा होता है कि प्लीज दोबारा से सोच लो, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। तो इजाना कहता है हाँ। किसकी कहता है कि तो अब से तुम माइकी के इमोशनल सपोर्ट बनना, और वो ये बोल के यहाँ से चला जाता है। और किसकी ये कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, इसके बाद वो टोमान पूरा हो जाएगा जैसा मैं चाहता हूँ। यहाँ पे हानमा भाई बहुत तेज बाइक भगा के ला रहा होता है टाकेमिची और एमा की ओर, और किसकी के हाथ में भाई बैट होता है और वो काफी बुरी तरह से चिल्लाता है। यहाँ पे टाकेमिची ने किसकी को देख लिया होता है और वो यहाँ पे भाई बचने के लिए तैयार होता है एकदम से। तभी यहाँ पे भाई किसकी आता है और वो एमा के सर पे भाई ये बैट मार के चला जाता है, जिसके बाद एमा नीचे गिर जाती है और वो बेहोश टाइप हो जाती है। भाई सील का बल्ला मारा भाई सर में। यहाँ पे हानागा की मन में कहता है भाई दिमाग खराब है क्या किसी की का, ये बंदा लड़कियों के ऊपर भी हमला कर सकता है। ये लोग यहाँ पे बाइक से भाग जाते हैं और भाई यहाँ पे टाकेमिची आता है, एमा को उठाने की कोशिश करता है और वो कहता है यार मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, भले मैंने ड्रैगन को भी बचाया, किसी के को टोमान से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी कभी भी कुछ भी चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रीजन ये था। तो यहाँ पे भाई वो रोने लग जाता है, वो उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माइकी भी इधर आ जाता है और वो पूछते कि क्या हुआ। तो ये सब देख के इजाना यहाँ से चला जाता है और टाकेमिची बताता है कि भाई किसी का हाथ है इन सब के पीछे, किसी ने उसके ऊपर अटैक किया, बाइक पे आया वो। तो यहाँ पे टाकेमिची एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन माइकी कहता है नहीं पास में हॉस्पिटल है, इसको मेरी पीठ पे बैठाओ मैं लेके जाता हूँ इसको। इनुपी जल्दी से आगे भाग के जाता है हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करने के लिए और ये दोनों भाई साथ में चल रहे होते हैं। यहाँ पे हल्का सा होश आता है एमा को और वो कहते हैं मैं हिल नहीं पा रही बिल्कुल भी। तो माइकी बताता है कि तुम्हें याद है जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारा पैर टूट गया था एक बार, तब के बाद से अब मैं तुम्हें ऐसे पीठ पे बैठा के लेके जा रहा हूँ। एमा भले कहती है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो, लेकिन माइकी कहते हैं पागल जैसी बात मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो एमा कहती है लेकिन फिर भी
तुम ड्राकन को बता देना कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और टाकामिची माइकी का ख्याल रखना मेरे लिए। जिसके बाद यहाँ पे भाई उसकी ग्रिप छूट जाती है हाथों की, और वो ऑब्वियसली यार मतलब डेथ हो चुकी होती है उसकी, मर चुकी होती है वो। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे माइकी उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि वैसे तो मैंने ड्राकन से सीक्रेट रखा था एमा ये, लेकिन सच बताओ तो वो भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है। ये तो है कि वो हम दोनों के बीच की बात थी, उसे बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है ना। मैं ये सोचता हूँ कि तुम दोनों एक ही घर में रहोगे, तुम्हारा छोटा सा बेबी भी होगा, और फिर उसके बाद मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे, हम मित्सुया और टाकामिची को भी तुम्हारे घर पे बुला लेंगे, और मैं रात में लेट रुकूंगा, जिसके बाद हम फालतू हरकतें करके तुम्हारे बेबी को उठा देंगे, और फिर तुम हमारे ऊपर चिल्लाओगे और हमें मारोगी। तो यार ये सारा विजन हमें दिखाया जाता है, और ये सब माइकी सोच रहा होता है, लेकिन असलियत में यार शायद मुझे नहीं पता, ये सब नहीं हो पाएगा शायद। और यार ये वाला एपिसोड पूरा का पूरा एमा को डेडिकेटेड था, क्योंकि यार एमा की डेथ हो चुकी है। इवन जो हमारा आउटरो सॉन्ग है उसको भी काफी ड्रास्टिकली चेंज किया गया है एमा के लिए। हमें इजाना और किसकी का सीन दिखाया जाता है, और हमें बताया जाता है कि इजाना ने किसकी का बॉडी डबल प्रिपेयर करके रखा था, यानी कि किसकी की जगह उसके जैसे दिखने वाले किसी को अरेस्ट करा दिया गया है, क्योंकि उसने एक क्राइम किया है यहाँ पे, उसने एमा के ऊपर हमला किया है, ठीक है, वो भी एक जानलेवा हमला। किसी की ये कहता है कि मेरे को एक चीज तो समझ आ गई है माइकी के बारे में, एक लीडर बनने के लिए हमें दिमाग की जरूरत नहीं होती, लुक्स की जरूरत होती है, और माइकी के पास तो काफी कमाल के लुक्स है एक लीडर बनने के लिए। तो टोमान में जो लोग अभी शामिल है उन लोगों के साथ उसे नहीं होना चाहिए, वो उसके पोटेंशियल को खत्म कर देंगे, इसलिए मेरे को खुद आगे बढ़ना पड़ा और अपने हाथ गंदे करने पड़े। तो यहाँ पे किसी की भाई सारे के सारे अपने जो क्राइम्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है। वो बताता है कि उसने खुद कियोमासा की मदद से ड्राकन के ऊपर अटैक करवाया उसको जान से मारने के लिए, लेकिन फिर उस समय किसी ने इंटरफेयर कर दिया। वो और कोई नहीं था बल्कि टाकेमिची हानागाकी था। उसके बाद उसका प्लान था वालहला नाम की गैंग को बनाने का, और उसने सोचा था कि वो माइकी को उस गैंग का लीडर बनाएगा, लेकिन उसके बाद केस के बाजी ने अपनी टांग अड़ाई, और इसी वजह से उसने काजुटोरा का इस्तेमाल करके बाजी को मरवाने की कोशिश की। तो किसी की ये कहता है कि जो भी मेरे काम में टांग अड़ाएगा भाई उसको तो जान से मारना ही पड़ेगा, वो ऐसे जिंदा नहीं बच सकता। इजाना ये कहता है कि लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि तुमने अपने खुद के हाथ क्यों गंदे किए, तुम किसी और का इस्तेमाल करके भी तो एमा के ऊपर हमला करवा सकते थे, ऐसा क्या हो गया जो तुमने खुद ही उसके ऊपर हमला कर दिया भाई। तो किसी की कहता है कि यार मैंने अभी अभी तुम्हारी खुद की सिस्टर को मारा है और तुम्हें बस इसकी पड़ी हुई है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इजाना यहाँ पे कहता है कि वो मेरी सिस्टर नहीं है, मैंने भले उसे कहा था कि मैं उसके लिए वापस आऊंगा, लेकिन फॉस्टर होम में मैं अकेला था, 10 साल मैंने वहां पे बिताए, और वहां पे सिर्फ एक ही इंसान मेरे से मिलने आया जो कि था शिनिचिरो सानो। उस समय सिर्फ वही एक इंसान था जिसने मेरे को सपोर्ट किया, तो इसी वजह से जिन लोगों को भी शिनिचिरो पसंद करता था उन सबको मैं जान से मार डालूंगा सिवाय मेरे। तो टोमान अब तुम्हारा हो चुका है किसकी, अब तुम मेरे को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यार इन दोनों की तो अच्छी खासी बन रही है ना, और आप जानते हैं कि किसकी कितना खतरनाक दिमाग का है, वो अलग अलग आइडियाज लगाया जा रहा है। ताकेमिची तुम सोच लो यार कितना टाइम से कोशिश कर रहा है यार सब कुछ ठीक करने की, लेकिन किसी की एक जड़ है इन सब चीजों की जो कि कुछ भी पूरा नहीं होने दे रहा है। अगर किसी की एक टाइम ट्रेवलर है तो वो फ्यूचर में मर चुका है, वो अब फ्यूचर में नहीं जा सकता, और फ्यूचर में नाओटो भी मर चुका है जिस वजह से टाकेमिची अब फ्यूचर में नहीं जा सकता। तो ये दोनों अब एक फाइनल शोडाउन में है ना। वही दूसरी बार हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, और इधर ड्राकन आ चुका होता है, उसने एमा की बॉडी देख ली होती है। उसको पहले तो यकीन नहीं होता कि ये हो क्या रहा है, किसी तरीके का मजाक है क्या। तो भाई उसको यकीन नहीं होता कि एमा की डेथ हो चुकी है। वही माइकी भी बाहर भाई काफी डिप्रेस होकर बैठा होता है। टाकेमिची उसके पास आके बैठता है और वो बोले भी क्या, तभी ड्राकन रूम के अंदर से बाहर आता है और वो ये कहता है कि हे माइकी, 1 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर चलोगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये दोनों बाहर जाते हैं, टाकेमिची भी उनके पीछे जाता है, और ड्राकन पूछता है कि बताओ मेरे को हुआ क्या, ये कैसे हुआ। ये यहाँ पे भाई ड्राकन माइकी को भाई पंच मारना शुरू कर देता है, क्योंकि माइकी यहाँ पे खुद शॉक में होता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। ड्राकन उससे बार बार यही पूछता है कि हुआ क्या, बताओ मेरे को। उसको काफी गुस्सा आता है, तो वो माइकी पे पूरा गुस्सा निकालता है, लेकिन टाकेमिची यहाँ पे रोने लग जाता है। वो नीचे बैठ जाता है, वो ड्राकन से माफी मांगता है, और वो ये कहता है कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। हम लोग माइकी के भाई शिनिचिरो की ग्रेव पे गए थे, तभी हमारा सामना इजाना से हुआ। तो माइकी ने मेरे को कहा था कि एमा को वहां से कहीं दूर लेके जाओ, उस समय एमा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अभी तुम गलत बंदे के ऊपर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें मेरे को मारना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी ड्राकन यहाँ पे माइकी को मारता रहता है, और वो ये कहता है कि तुमने ये गैंग हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी, क्यों, है ना। यहाँ पे टाकेमिची ड्राकन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई ड्राकन यहाँ पे काइंड ऑफ मेरे को रियलाइज हुआ थोड़ा कि ठीक बात बोल रहा है। भले माइकी भी एक इंसान है, वो सबको नहीं बचा सकता, लेकिन ड्राकन ये कहता है कि 5 इन भी अरेस्ट हो गया, जिसके बाद बाजी भी मर गया, काजुटोरा को भी अरेस्ट कर लिया गया, और अब एमा। तो यहाँ पे ड्राकन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि आपको याद होगा यार इन लोगों ने जब गैंग की शुरुआत की थी तो माइकी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, और उसकी जिम्मेदारी थी सबको प्रोटेक्ट करने की,
सारे लोगों को एक साथ लेके चलने की, बट ऐसा नहीं हो पाया। काफी लोग इनके गैंग से जा चुके हैं जो कि पुराने लोग हुआ करते थे। यहाँ पे ड्राकन भी रोने लग जाता है एमा के बारे में सोच के, और टाकेमिची ये कहता है कि हे ड्राकन, तुम ऐसे नहीं हो, मुझे पता है कि तुम इससे आगे बढ़ सकते हो, तुम एक्सेप्ट कर सकते हो जो भी हुआ। तो जब वो यहाँ पे एमा के बारे में सोचता है तो उसको हीना की याद आती है, हिनाटा की याद आती है, और वो ये सोचता है कि वो ऐसा बोल भी कैसे सकता है कि इन सब चीजों को एक्सेप्ट करे, कैसे एक्सेप्ट कर सकता है वो, जबकि टाकेमिची खुद यहाँ पे हिनाटा को बचाने के लिए इतनी बार टाइम ट्रेवल कर चुका है, अपनी पूरी जी जान लगा रहा है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। तो भाई अब ये सोचने वाली बात है कि माइकी और ड्राकन दोनों के दोनों कैसे एमा को भूल सकते हैं, कैसे वो ये चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? ये काफी ज्यादा बुरी बात है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे टोमान की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि इनका टाइम हो चुका होता है बेसिकली यहाँ पे लड़ने का, टेंजुको के साथ जो इनका होने वाला है फाइनल फाइट। तो ये लोग सब फोन करने की कोशिश कर रहे होते हैं टाकेमिची को, कैप्टन को, यानी कि ड्राकन और माइकी को, लेकिन इनके फोन वगैरह स्विच ऑफ आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे इनोई आता है और वो यही बताता है कि बहुत बुरी चीज हुई है। दूसरी ओर हमें माइकी और टाकेमिची का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे माइकी अभी भी शॉक में होता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो टाकेमिची कहता है कि मुझे पता है कि ये समय इस चीज का नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऑर्डर्स के बिना हम टेंजुको से आज लड़ाई नहीं कर पाएंगे। आज हमारी लड़ाई है उनसे। किससे की? जिसने एमा को मारा वो बहुत बुरा इंसान है, जितना मैं उसको जानता हूँ। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं टेंजुको से लड़ने जा रहा हूँ, फिर चाहे मेरे को अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो टाकेमिची यहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी ओर वो देखता है कि हिनाटा भी भाई भागते भागते आ रही होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो जाता है उस रूम के पास। जब देखता है तो हिनाटा भी बहुत ज्यादा रो रही होती है, ड्राकन भी अलग भाई अपना रो रहा होता है। और एमा एक काफी अच्छी कैरेक्टर थी जिसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया था, भले ही सीजन 3 काइंड ऑफ उसके ऊपर ही डेडिकेटेड था, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी हमें थोड़ी दिखाई गई थी, लेकिन हमें नहीं पता था उसकी डेथ हो जाएगी, है कि नहीं? तो हिना भी काफी रो रही होती है, उसको यकीन नहीं होता कि उसकी दोस्त कैसे मर सकती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो काइंड ऑफ। यहाँ पे टाकेमिची थोड़ा उसका ध्यान बढ़ाने की कोशिश करता है, तो भाई हिनाटा को गुस्सा आता है काफी ज्यादा। वो कहती है कि मजाक का समय नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ पे आती है तो वो देखती है कि भाई टाकेमिची खुद यहाँ पे भाई रो रो के बेहाल हो रखा होता है कि नहीं? टाकेमिची बताता है कि जब वो डिपार्टमेंट स्टोर में काम किया करता था तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा खो गया था, तो उसका ध्यान बटाने के लिए उसने ये सब किया था, अपनी उंगलियों पे मार्किंग्स बना के उसका ध्यान बटा रहा था वो, लेकिन उसके बाद वो और भी ज्यादा रोने लगा था। तो ये है उसकी असलियत, 26 साल का बुढ़ा आदमी जो कि एक नंबर का बेवकूफ है, जो कि कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे टाकेमिची अपने आप को कोसने लग जाता है यार। तो वो ये कहता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो टाकेमिची यहाँ से निकल जाता है और वो ये कहता है कि फिर आज चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो चलो अब ये खेल खत्म करते हैं किसकी। तो जब यहाँ पे टाकेमिची हॉस्पिटल से बाहर आता है तो चिफुयो उसका वेट कर रहा होता है बाइक के ऊपर, उसे पिकअप करने के लिए आया होता है वो, और वो ये कहता है कि सबके सब लोग वेट कर रहे हैं। तो चिफुयो और टाकेमिची दोनों के दोनों यहाँ पे सीढ़ियों पे खड़े हो जाते हैं, और ये लोग यहाँ पे इन सब का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई ये सारे के सारे गैंग मेंबर्स है, डिलिंक्वेंट्स है, तो ये घंटा किसी की बात नहीं सुनेंगे सिवाय माइकी या ड्राकन के। तो जब यहाँ पे चिफुयो बताता है कि हमारे लीडर की सिस्टर की डेथ हो चुकी है, तो ये सबके सब शॉक हो जाते हैं और फिर सीरियसली सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग भाई चिंतित होते हैं कि इनके लीडर और कैप्टन मतलब वाइस कैप्टन कैसे है। तो चिफुयो बताता है कि इसी वजह से आज हमारे लीडर और वाइस लीडर नहीं आ सकते लड़ाई में, जिसके बाद ये लोग हार मान जाते हैं और ये लोग कहते हैं भाई बिना हमारे 2 टॉप गाइज के हम लड़ेंगे कैसे, हमारी तो वाट लग जाएगी। तो इनोई भी कहता है कि इसका मतलब ये है कि आज हमें नहीं लड़ना चाहिए और बैकआउट कर देना चाहिए, ये लड़ाई का समय नहीं है, वरना जितने हम लोग बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, पहले इतने सारे लोग घायल पड़े हुए हैं। तो टाकेमिची ये कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये बात सच है, लेकिन टोमान आज ही टेंजुको से लड़ेगा। तो इन सब लोगों को काफी गुस्सा आता है, ये लोग यही कहते हैं कि भले तुम फर्स्ट डिवीजन की कैप्टन हो, लेकिन यहाँ पे हमारे लीडर बनने की कोशिश मत करो, हमें ऑर्डर वगैरह नहीं दे सकते तुम, हट हम जा रहे हैं यहाँ से। तो ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद इनको पता ही था ये सब होने वाला है, लेकिन फिर भी टाकेमिची तो पीछे नहीं हट सकता। वो ये सोचता है कि उसको भले अकेले क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो जाएगा। तो चिफुयो भी उसके साथ होता है, आकुन भी सामने आता है और वो कहता है कि ये तो हमेशा की बात है टाकेमिची, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम दोनों अकेले नहीं हो, और वैसे भी टाकेमिची ही तो है जो कि कभी भागता नहीं। तो ये सुन के भाई बाकी के जो गैंग मेंबर्स होते हैं उनको काफी एम्बैरेसिंग फील होता है, क्योंकि भाई सारे के सारे लोग पिट के जब पड़े होते हैं फील्ड में, तब सिर्फ और सिर्फ टाकेमिची होता है जो कि पिट पिट के भी उठ के खड़ा होता रहता है और भी ज्यादा मार खाता है, जो कि एक मोटिवेशन है बाकी लोगों के लिए। जिसके बाद ये सबके सब लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, और टाकेमिची की जो खुद की गैंग होती है 5 लोगों की, वो तो यहाँ होते ही है। तभी पीछे से कोई आता है जो कि बोलता है कि वैसे भी ये बंदा टाकेमिची ऐसी कोई लड़ाई लड़ता ही नहीं जिसमें जीत सके। तो ये बंदा और कोई नहीं बल्कि स्माइली होता है, और हमें दिखाया जाता है कि भाई स्माइली और एंग्री दोनों के दोनों यहाँ पे आ चुके होते हैं, छुप के हॉस्पिटल से निकल गए होते हैं। वही साथ में मित्सुया भी आ चुका होता है, और वो ये कहता है कि तुम इन दोनों को भी ले चलो अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे भाई एंग्री और हकाई दोनों के दोनों अच्छी फॉर्म में होते हैं। और एंग्री ये कहता है कि टाकेमिची तुम्हें टोमान का भार
अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। इनोवेले कहता है तुम लोगों के दिमाग फिर गए हैं क्या? तो शिफुई ये कहता है कि अगर हम अभी भाग जाएंगे तो टोमान की वाट लग जाएगी, इसलिए टोमान की रेपुटेशन बचाने के लिए हमें आज प्रूव करना पड़ेगा कि हम ऐसे क्यों हैं। तो ये सबके सब लोग यहाँ पे मोटिवेट हो जाते हैं और टोमान टोमान चिल्लाने लग जाते हैं। ये लोग यही कहते हैं कि सब लोग टोमान से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे टाकुची ये कहता है कि मैं एमा और बाजी को भी बचाऊंगा। अब भले यार एमा और बाजी दोनों के दोनों मर चुके हैं, तो टाकुची ये कहता है कि अगर मैं ऐसी अजीबोगरीब चीजें कर सकता हूँ जैसे कि टाइम ट्रेवल करना, तो फिर तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और उसके लिए सबसे पहले मुझे टेंजुको को हराना होगा, इजाना की वाट लगानी होगी और टेटा किसी का किस्सा खत्म करना पड़ेगा। तो ये सब के सब लोग यहाँ पे चिल्लाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ऐसा लगता है यार जो नेक्स्ट एपिसोड होगा हमारा, उसके अंदर काफी तगड़ी फाइट होगी और इसमें हमारा एक एंड क्रेडिट सीन भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे उसी पोर्ट का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इजाना ने इन सब लोगों को लड़ाई के लिए बुलाया था। अब यार लेकिन ऐसा लगता है यहाँ पे इजाना के चेहरे पे काफी खून लगा होता है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे लड़ाई खत्म हो चुकी है या फिर शायद शुरू हो चुकी है, और वो ये कहता है कि आज इसी जगह हम इतिहास बदलेंगे।